हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंसिस्टेंट पार्ट है किसका, जो हमने कांत वाला जो टॉपिक किया है, कांत के बाद फिर हमने हमबोल्ट और रिटर का किया था। इसी के बाद जब लेक्चर एंड करते वक्त मैंने क्या बताया था, अगला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो पैराडाइम शिफ्ट आया है किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, वो पैराडाइम शिफ्ट क्या था और किस वजह से आया। तो हम अपने काम को क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले अगर हम पैराडाइम शिफ्ट की बात करें, इसका मतलब क्या होता है। देखिए पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आज मान लीजिए हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड कितनी है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ये हाईवे है इसके ऊपर चल सकते हैं बड़े तसल्ली पूर्वक आराम से। लेकिन एकदम से अचानक से क्या होता है, जो आज गाड़ियां 100 की चलती हैं कल से वो 1000 की स्पीड पर चलने स्टार्ट हो जाए, 10,000 की स्पीड पर आवर की वो स्पीड से चलनी स्टार्ट हो जाए। क्या हुआ, ये जैसे एकदम से सडन चेंज आता है ना, इसी को ही बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। यही हुआ था किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। आपको ये तारीख याद करनी है इन द सेंस कि जो यहाँ पे हम चीज़ें देख रहे हैं वो इसी तारीख से रिलेटेड है। देखिए इस तारीख के ऊपर ना आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले होती है डेथ, किन की होती है, हमबोल्ट एंड रिटर की, राइट। ये 2 ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने पूरे जर्मनी के अंदर, किसके अंदर, पूरे जर्मनी के अंदर ज्योग्राफी को क्या किया था, पूरा कंप्लीटली डेवलप किया था, इन्फ्लुएंस किया था, मॉडिफाई किया था, राइट। डेवलप, इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें इन 2 व्यक्तियों के द्वारा हुई थी। और एक और यहाँ पे मेजर इवेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बुक पब्लिश की जाती है, बुक तो नहीं होते बेसिकली, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसी। ओरिजिन ऑफ स्पीसी के बारे में किसके द्वारा बताया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और इस जो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसी है इसके अंदर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की इसके अंदर बात कही गई थी, और ये बात क्या थी एवोल्यूशन की, वो ये बता रही थी कि जो चीज़ें होती है बदलती हैं लेकिन उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, यानी कि प्रोसेस कैसी है, स्लो प्रोसेस है। जैसे ही ये बताया किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा 1859 में। अब ये जो बातें यहाँ पे बताई गई थी इनको काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए कौन नहीं है, ये दोनों महान शख्सियत नहीं है, हमबोल्ट और रिटर। तो जिसकी वजह से जो आपके यहाँ पे कौन, रिटर भाई साहब, ये किसका यूज करती थी, ये गॉड का यूज करते थे अपनी हर एक थ्योरी के अंदर, जो भी चीजें प्रूव करते थे। अब ये है नहीं यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो थियोलॉजिकल जो अप्रोच थी किसकी, रिटर की, वो क्या हुई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैनिश हो गई, खराब, मतलब कि उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, वजूद नहीं बचा। तो इसकी वजह से एक अल्टीमेट क्या देखने को मिला, यहाँ पे एक आपको क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिली किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, और जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक ज्योग्राफी के अंदर बनी रही। तो अभी हमारा जो मेन इंटरेस्ट है, ये तो हमने देख लिया बैकग्राउंड, अभी हमें समझना ये जरूरी है कि भाई ये क्यों आई क्राइसिस। देखिए एक बात बताता हूँ, जब भी कोई क्राइसिस आती है वो ऐसा नहीं है कि आज कोई इवेंट हुआ इसी वजह से क्राइसिस डेवलप है, नहीं 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 नहीं। जब भी कोई रिवोल्ट, रेवोल्यूशन या फिर कुछ भी ऐसी बड़े लेवल पे कोई इवेंट होता है ना, अंडर करंट जरूर चलते हैं उसके। तो यहाँ पे कौन से वो अंडर करंट थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इवेंट हुआ। देखिए इतना बड़ा इवेंट हुआ इन द सेंस, एक ऐसा समय जब ज्योग्राफी एकदम टॉप के ऊपर थी, हर यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी को एकदम रिस्पेक्ट भरी नज़र से देखा जाता है, ये थी उसकी पहले रिस्पेक्ट लेवल। एकदम से जैसे ये दोनों व्यक्ति क्या होते हैं, अपने जीवन का जो समय पूरा करते हैं, तो ये एकदम से इसका जो लेवल है यहाँ से यहाँ आ जाता है। क्यों, एक तो उनका जीवन कंप्लीट हो गया, और दूसरा ये डार्विन के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था एवोल्यूशन। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत रीज़न थे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमबोल्ट ने क्या बोला कि जो ज्योग्राफी है वो उसका नेचर क्या है, वो है जर्नलिस्टिक इन नेचर, ठीक है, वो है जर्नल ज्योग्राफी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, साइंस की, साइंस ने ये बोला कि कोई भी 1-2 डोमेन चूज कर लो आप। 2 डोमेन क्या हुए थे उस टाइम, क्लासिफाई किए गए थे, या तो आप नेचुरल साइंस के पार्ट हो सकते हो, ठीक है, या तो आप नेचुरल साइंस का आप क्या बोल लीजिए, अपने आप को हिस्सा बना लीजिए, या फिर आप फिजिकल साइंस का अपने आप को हिस्सा बना लीजिए। आप क्या कह रहे हो कि नहीं हम इन दोनों का पार्ट हैं, राइट, हम इन दोनों का पार्ट है, ये कैसे बात पॉसिबल हो पाएगी। तो ये जो इस टाइम आर्गुमेंट चला था, इसको तो हमबोल्ट ने क्या बोल के शांत कर दिया, बोलिए देखिए आपका जो कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी
का नेचर कैसा है, जर्नलिस्टिक नेचर है। इसका जर्नलिस्टिक नेचर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है जर्नलिस्टिक नेचर होने की वजह से ये हर वो टॉपिक पढ़ता है, कवर करता है, ज्योग्राफी, जो और किसी साइंस के अंदर कवर नहीं होती। बताइए, ये यहां तक बिल्कुल सिंपल फ्लो चार्ट में क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड है वही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज किताब तो आप पढ़ ही रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को बताते भी, सर हम यहाँ पे किताब कंटिन्यू डेली पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो ये लाइन ना इस तरीके से, जो यहाँ पे टॉपिक लिखा है एकदम ऐसे करके अपोस्ट्रोफी कॉमास में मैं डिक्टेट करवाता हूँ, लिख लीजिए कि हम्बोल्ट ने इस जो ये डेडलॉक हो गया था, इस डेडलॉक को रिजॉल्व कैसे किया, लिखिए हम्बोल्ट हैड बीन रिजॉल्व्ड, या फिर यहां से स्टार्ट कीजिए, आर्गुमेंट से हमारी बात हुई है ना, argument during the period of Humboldt, argument during the period of Humboldt had been resolved when Humboldt point out that journal geography studies, क्या करती है, स्टडी करती है what is not a field of study, what is not a field of study of any science, यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो ज्योग्राफी है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। यानी कि इन्होंने ये मेंशन कर दिया, ये इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं। ये हर सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी को क्या कह रहे हैं, ये भाई आपस में इंटरकनेक्ट है, इंटरट्वाइंड है। यहाँ तक बताइए कोई मतलब कोई परेशानी आई आपको समझने में, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है। देखिए, इंटरकनेक्शन की शब्द का यूज करते हुए उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो इंटरकनेक्शन है ना, इसी ने क्या बोला कि ज्योग्राफी को किसमें कन्वर्ट किया, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। किसके अंदर कन्वर्ट किया, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी थ्योरीज वगैरह को डेवलप कर पाए। और साथ ही साथ क्या किया, इसको कंपेयर किया किसके साथ, इसमें यह बोला गया कि जो ज्योग्राफी है उसके पहले आप ये देखिए, जो नॉर्मल साइंस है, नॉर्मल साइंस कैसे स्टडी करती है, नॉर्मल साइंस क्या करती है, ये पूरा जो रूम है इसकी स्टडी कभी नहीं करती। नॉर्मल साइंस क्या करेगी, एक छोटा सा पोर्शन ले लेगी, मान लीजिए पूरा कंटेनर है, इसमें से छोटा सा कंटेनर ये पोर्शन ले लिया, इसकी स्टडी करेगी और फिर इसके अंदर आए हुए रिजल्ट को क्या करेगी, जर्नलाइज कर देगी। यानी कि जो आपकी नॉर्मल साइंस है वो आती है स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ, राइट, और ये हमेशा लैब के अंदर स्टडी की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम्बोल्ट ने जब ये इंटरकनेक्शन की बात की और उस टाइम ये बोला कि ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी सिमुलेटेड कंडीशन में नहीं होता, वो होता है आइडियल, यानी कि रियल कंडीशन के अंदर ही चीज़ों को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है, परखा जाता है और उसके बिहाफ पे ही चीज़ों के लिए थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सिंपल से दो आपको ये क्या रखने हैं, अरे इंटरकनेक्शन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताए ये आपको समझ के रखने हैं। अब हुआ क्या, जो यहाँ पे स्टडी होती थी, क्या हर जगह पे नदियाँ होती हैं, नहीं होती ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पे रियल टाइम पे, रियल सिचुएशन पे जो स्टडी हुई उसकी वजह से क्या नहीं हो पाई, जर्नलिस्टिक कोई भी थ्योरी नहीं बन पाई, जर्नलिस्टिक थ्योरी कोई नहीं बन पाई, जिसकी वजह से जैसे ही यहाँ पे किन की डेथ होती है, हम्बोल्ट और रिटर की क्या स्टार्ट हो जाता है, क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। और जो कि कब तक चलता है, ये चलता है 1871 तक। 1871 में फिर ऐसा क्या होता है कि क्राइसिस खत्म हो जाता है। 1817 मतलब 1871 ये वही पीरियड है जब होता है यूनिफिकेशन। किसकी यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन से हुआ क्या, जर्मनी के यूनिफिकेशन से हुआ ये कि अब जर्मनी हो चुका था स्ट्रॉन्ग। पहले ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, इस तरीके से ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। ऑटोमन बिस्मार्क ने अपने दिमाग को और राजा की सहायता से जर्मनी को क्या किया, यूनिफाइड किया, राइट। यहाँ पे जर्मनी को तो क्या कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया, और साथ के साथ क्या किया, यहाँ पे रिवाइवल हुआ है किसका, ज्योग्राफी का। हाँ, मैं आपके कमेंट साथ के साथ देखते जा रहा हूँ, कमेंट के ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप, राइट। तो यहाँ पे रिवाइवल हो तो गया। अगेन यहाँ पे 3 चैलेंजेस थी यहाँ पे,
क्या थी, 3 चैलेंजेस थी किसके सामने, ज्योग्राफी के सामने, कि भाई ऑलरेडी जो यहाँ पे है हमारे पास 3 चैलेंजेस है, उनसे कैसे निपटा जाए। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि अभी भी ज्योग्राफी को क्या किया जा रहा था, कंसीडर किया जाता है कि ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग मशीन है। मतलब कहीं पे अगर पहाड़ है, वो पहाड़ वहां पे क्यों है, उसके पीछे का बनने का रीजन का ये नहीं स्टडी की जाती थी। यानी कि अभी भी कंसिस्टेंटली क्या किया जा रहा है, ज्योग्राफी के तहत फैक्ट्स को फाइंड आउट किया जा रहा है। यहां तक एक ये चैलेंज हो गया। दूसरा, यहां पे जो ज्योग्राफर थे वो साइंटिफिक स्टडी ना करके वो क्या करते थे, किसी भी एरिया के अंदर कौन सा मिनरल है, कितनी उसकी क्वालिटी है, यानी कि वो बिजनेस हाउसेस के लिए क्या करते थे, ये पूरी रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते थे। ये काम हुआ करता था जो अर्लियर ज्योग्राफर होते थे। ये चैलेंज था सबसे बड़ा, क्योंकि जो बाकी की जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ी जा रही थी और उनके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी जारी थी। जब भी वो रिसर्च के लिए पैसा या फंड इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो पहला चैलेंज फैक्ट फाइंडिंग मशीन के तौर पे बन के रह गया था कौन, ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट। और फिर उसके बाद ये बिजनेस हाउसेज के लिए ही क्या करता रहा, ये मदद करता रहा कि कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ पे उनको कोल रिजर्व, आयरन रिजर्व, ये सारी चीज़ें मिल पाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। तीसरा जो था यहाँ पे, वो सबसे तगड़ा यहाँ पे क्या था, चैलेंज था। अब ये तीसरा सबसे बड़ा तगड़ा चैलेंज ये था कि अगर आप कोई भी कंसेप्ट को फॉर्मुलेट करते हो, वो अर्थ के किसी एक हिस्से पे जाके आप करते हो, राइट। यानी कि मान के चलिए ये अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पे आपने जाके स्टडी की, तो यहाँ पे जो आपने स्टडी की, जो डेटा आया वो इस तरफ का आया। अब आप इसको पूरी दुनिया पे अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ नहीं जा सकते ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज करता जो है वो है सूरज। सूरज जैसे जैसे ऊपर नीचे मूव करता है, चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं, राइट। ऐसा जो दूसरी साइंसेज है उसके अंदर नहीं होता। तो ये थे 3 मेजर चैलेंजेस। अभी तक हमने जो पढ़ा है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया पैराडाइम शिफ्ट से। इससे पहले हमने क्या किया था, कांत, रिटर और हम्बोल्ट, इनको हमने बहुत गहराई में देखा कि ये किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और अपने नॉलेज से क्या कर रहे थे, पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और एज ए जर्मनी के अंदर ये जो एचओडी थे कौन, रिटर, इन्होंने अपने पेपर्स जो रिसर्च यहाँ पे की थी उससे पूरा इन्फ्लुएंस किया और जिसकी वजह से इन्होंने अपना पूरा नाम कमाया। 1859 में हुआ क्या, इन दोनों की डेथ होती है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, ज्योग्राफी के अंदर पैराडाइम शिफ्ट आता है। क्यों, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा, डार्विन के थ्रू। अब ये रिसर्च पेपर के अंदर क्या बोला, एवोल्यूशन हुआ है, जो कि बहुत स्लो है, जिसने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया किसको, थियोलॉजी को। थियोलॉजी क्या बोला, मतलब एज पर थियोलॉजिकल जो थ्योरी थी किसकी, रिटर की, कि भाई एशिया क्या है, सनराइज है, और नून कहाँ पे आता है, अफ्रीका में। फिर सनसेट कहाँ हुआ है, सनसेट हुआ है, बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल सही जवाब, यूरोप के अंदर। और यूरोप के अंदर ही आपको बढ़िया कंडीशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे मस्त चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया एकदम परफेक्ट टेम्परेचर, जिसको 22 डिग्री बोलते हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, आलकस आता ही नहीं है, राइट। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो थ्योरी यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, जो करवाया वो एक बार बता देता हूँ, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि चलिए हमने ये समझ तो लिया क्राइसिस आया, उसके पीछे का रीजन क्या है ये समझना जरूरी है। रीजन हमें ये समझ में आया कि हम्बोल्ट ने ये बोला कि ज्योग्राफी कैसी स्टडी है, ज्योग्राफी का नेचर है स्टडी का, जर्नलिस्टिक इन नेचर है। तो यहाँ पे जो दूसरे साइंटिस्ट का एक वर्क था वो ये बोला कि भाई ऐसे कैसे तुम जर्नलिस्टिक बन जाओगे, तुम डिसाइड करो कि नेचुरल ज्योग्राफी है उसके अंदर स्टडी कर रहे हो या फिर फिजिकल ज्योग्राफी की आप स्टडी कर रहे हो। तो ये बोले कि भाई ऐसे थोड़ी ना बात बनती है कि तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो तुम्हें चॉकलेट चाहिए टॉफी चाहिए, मेरा मन दोनों का है, तो कैसे बात चलेगी। तो यहाँ पे जो ये कौन है, ये हम्बोल्ट क्या बोलते हैं कि भाई हमारी ऐसी स्टडी है और हम ऐसे डिपार्टमेंट की पढ़ाई करते हैं जहाँ पे हमें चॉकलेट भी चाहिए, टॉफ़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब जिसके पास जो नहीं है मीठे में वो सारा आपको हमारी दुकान पे मिल जाएगा। समझ में आएगा कहने का क्या मतलब है, यानी कि ऐसे ऐसे टॉपिक जो किसी और सब्जेक्ट के अंदर नहीं कवर किए जाते वो हम कवर कर लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या बोला गया, जर्नलिस्टिक हमारा नेचर इस तरीके से हम चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके देखते हैं जिससे कि हमें और बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से फिर इन्होंने बताया कि जो हमारी साइंस है, जो नॉर्मल जो साइंस है वो जाती है एक छोटे से एरिया के अंदर स्टडी करती है और फिर उसको पूरी दुनिया पे लागू करती है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल पे जाना। इसी तरीके से जब आप ज्योग्राफी में आएंगे, बोला कि ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि
नदी की अगर आप स्टडी करनी है तो आप नदी के पास जाके करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि लैब में आपने एक बोतल पानी लिया है नदी का और उसके ऊपर टेस्टिंग करें, अच्छा पानी गीला होता है, ओहो हो, पानी में H2O होता है, ओहो हो, इसके अंदर मिनरल भी होते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा सब जगह मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रियल टाइम में रियल जो डेटा होता है उसके हिसाब से क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये देखा जाता है कि क्या ये जो क्राइसिस यहां पे आया था कंसिस्टेंट चलेगा, नहीं। 1871 में क्या हुआ, ये दोबारा से रिवाइव हो गया। किस तरीके से, क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। रीजन होता है क्या था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक लेक्चर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो ये नहीं आएगा। अब भाई बोलते हैं ना कि भाई बिल्डिंग दोबारा खड़ी तो कर दी, सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कहीं दोबारा गिर तो नहीं जाएगी। क्यों गिर जाएगी, क्योंकि भाई पता था 4 स्तंभ पे खड़ी होती बिल्डिंग, उसमें से 3 तो पहले से कमजोर हैं। चौथा बोलेगा भाई जब 3 ही नहीं है तो मैं क्यों यहाँ पे सारा वजन सहन करूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे था कि जो जोग्राफर थे वो क्या करते थे, अच्छा पत्ते का साइज, ओ ठीक है हमने नेप लिया, पहाड़ का साइज, ओ 22 डिग्री के एंगल पे कर लिया हमने। अब भैया अपने पत्ते का साइज से जो पहाड़ का एंगल है 22 डिग्री, इसका काम कहाँ आएगा जो हमारी डे टू डे लाइफ में है, वहाँ पे ये नहीं कर पा रहे थे कनेक्ट। सबसे जो बड़ी चैलेंज थी यही थी। और दूसरे जो कर पा रहे थे वो किन के लिए कर रहे थे, बिजनेस हाउसेस के लिए। और क्या बोलते थे, अरे भाई ज़्यादा नहीं, बस आप हमें 10% अपने प्रॉफिट का हमारी जेब के अंदर टरका दीजिएगा, मतलब सरकार दीजिएगा, इससे हमारा काम चल जाएगा। और जब आप बोलोगे आपके लिए रिसर्च हो जाएगी। अच्छा ये 10% ये मेरी तरफ से एडेड है, कभी आप पेपर में मत लिख देना कि दे डिमांडेड 10% कट फ्रॉम देयर प्रॉफिट। तो आपको पता क्या मिलेगा, ये कट मिलेगा आपके आंसर में। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं जो चीज़ें मैं खुद ऐड करता हूँ ना आपको समझाने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसको पता चले, आप इसको लिख ही डालें। तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि जो ज्योग्राफी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टडी नहीं किया जा सकता। अगर आप स्पेसिफिक पे करोगे और जो रिजल्ट आया वो स्पेसिफिक पे ही लगेगा। जैसे एलसी किंग ने 2 स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके स्टडी की कि भाई आपकी जो पहाड़ हैं बिल्कुल इस तरीके से मिलेंगे, पॉइंटेड ये टिप मिलेगी, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। कहाँ पे, ह्यूमिड वाले एरिया में, और कुछ इस तरीके का राउंडेड टॉप हिल नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक में जब आप इस तरीके से स्टडी करते हैं ये जर्नल लेवल पे लागू नहीं होती चीज़ें। यहाँ तक बताइए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम मक्खन की तरह। वाह, पता है कितनी एनर्जी लगा के आपको समझाते हैं, आपकी तरफ से बढ़िया फीडबैक देख के ना वो एनर्जी दोगुनी हो जाती है। बताइए कोई पॉइंट, या फिर कभी कभी मन कर जाता है आपसे गप्पे मार लूँ मैं यहाँ पे, लेकिन वही बात है ना, जब तक आप IAS ऑफिसर बनोगे नहीं, हम आपसे बोलते हैं ना लबासना में बैठ के गप्पे मारेंगे, ऐसे लेक्चर पे आमने सामने कहाँ दिखते हो आप। ठीक है, तो चलिए लबासना में कभी बैठ के आपके साथ गप्पे मारेंगे और कुछ डिटेल में जाके उस टाइम स्टडी करेंगे। और अभी हम पता क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि चलो हमने इतना सब कुछ देख लिया, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब इसके बाद आपको पता क्या समझ में आएगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा यहाँ पे जो चैलेंज आया है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे जो चैलेंज आया ना, इसने क्या किया है, इधर से ये जो चैलेंज आया इसने एक जन्म दिया है 2 चीज़ों को। किस चीज़ को, यहाँ पे आ गया अब डुअलिज्म, इसको बोलते द्वैत। ठीक है, हाँ इधर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे जो चैलेंज आया है इसने क्रिएट कर दिया डुअलिज्म। अब ये डुअलिज्म ना 2 अलग अलग लेवल पे आया। सबसे पहला जो डुअलिज्म है वो आपका जनरेट होता हुआ दिखता है आपको फिजिकल, किसके अंदर देखने को मिलता है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर और ह्यूमन रीजनल ज्योग्राफी में। ह्यूमन रीजनल ज्योग्राफी, इन दोनों के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डुअलिज्म देखने को मिलता है। डुअलिज्म का मतलब ये होता है ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जज साहब बोलते हैं कि मुझे बस एक शब्द में जवाब चाहिए, क्या तुमने पेन से स्याही निकाली थी या नहीं निकाली थी। साहब निकाली थी, बस यही ज्योग्राफी बोल रहे हैं भाई, हमें एक शब्द में बताओ कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे ये डुअलिज्म नहीं रख सकते कि भाई सही स्याही निकाली भी थी और नहीं भी। जज पूछेगा कैसे, सर निकाली थी बस 10 ग्राम, छोड़ दी थी उसके अंदर 2 ग्राम, तो बोल नहीं सकते ना पूरी निकाली है। तो ये समझ गए आप डुअलिज्म का मतलब क्या होता है। लेकिन इसके अंदर एक और डुअलिज्म आ गया है, वो कौन सा है, ये सबसे खतरनाक था, डिटर्मिनिज्म। और दूसरा एक और डुअलिज्म कौन सा है इसके अंदर, पॉसिबिलिज्म। स्पेलिंग के ऊपर मत जाइएगा, मतलब स्पेलिंग कर रहा हूँ, राइटिंग के ऊपर मत जाइएगा। अब ये क्या थी डिटर्मिनिज्म, यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा मैं आ गया
यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? बहुत ही स्लो, यानी कि ये नेचर से डिसाइडेड, नेचर ने डिसाइड किया है, डिटर्मिनिस्ट एक वर्ग इसके ऊपर बन गया। फिर उसके बाद आता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म बोलता है अच्छा ऐसी बात है, फिर हमने सड़क कैसे बना दी भाई, हमने बिल्डिंग कैसे खड़ी कर दी, हमने ये सोलर प्लेट्स कैसे बना दी। हालांकि उस वक्त सोलर प्लेट नहीं आई थी, एग्जाम्पल ऐसे दिएगा जो उस वक्त बन गए हों। आप एग्जाम्पल ले सकते हो वाटर डैम का, ले सकते हो, मोटर कार नहीं आई थी भाई उस वक्त, मोटर कार तो आपकी 20th सेंचुरी 20th के अंदर ही आई है। अच्छा बस आप इतना लिख लीजिए कि ये डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में आप ये लिख सकते हो कि हाउ ह्यूमन कैन सेटल इन डेजर्ट लाइक कंडीशन बिकॉज ह्यूमन हैविंग अ पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ मीन्स ही हैविंग अ विल एंड डिज़ायर टू क्रिएट एनी इन्वायरमेंट विच इज़ सूटेबल टू हिम, राइट। तो ये थे अलग अलग तरीके से क्या था ये, अरे मैं भी भूल जाता हूँ, डुअलिज्म। और इसके अंदर आपके ये अलग अलग थे, किस तरीके से दो अलग सेक्टर के अंदर डुअलिज्म क्रिएट हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसने जो डार्विन की यहाँ पे क्या हुई थी थ्योरी यहाँ पे आई थी, इसने बहुत सारे और सब्जेक्ट्स को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बीच में लिखूंगा इन्फ्लुएंस और किस सब्जेक्ट को किस किस लेवल तक इसने इन्फ्लुएंस किया। एक बोलते हैं ना कि मास्टर शीट मैं आपको देने वाला हूँ, ये आपके जो पूरी पैराडाइम शिफ्ट है आपको समझा देगी, राइट। चलिए इसको करते हैं इरेज। आपको एक बात बताऊं, लिखने में इतनी दिक्कत नहीं होती, जो उसको साफ करते हैं ना तब बड़ा लगता है यार इतना क्यों लिख दिया, लेकिन क्या करें, फ्लो में लिखा जाता है। हाँ मेरा मन तो करता है पेन टैब से आपको पढ़ा दूं, लेकिन फिर वही है ना, पेन टैब में क्या है आपको पेन चलता हुआ दिखाई देगा, मेरे को फिर वो पसंद नहीं आता। पिछली बार जब मैं लेक्चर्स करवाया करता था उसी तरीके से करवाता था, मेरे को पसंद नहीं आया। चलिए तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, जो डार्विन है, डार्विन ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया। अब देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है जिसको इन्फ्लुएंस किया, वो है जियोमॉर्फोलॉजी। सबसे पहला सब्जेक्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको इन्फ्लुएंस किया डार्विन की थ्योरी ने किस तरीके से। ये आते हैं WM डेविस, और WM डेविस ने क्या बोला था ये तो आपको पता ही है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज दिया था। इससे बेटर अगर आप लिखना चाहें ना, ये जरूर लिख लीजिए, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज को छोड़ के स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम। टाइम के अंदर आप ये इस तरीके से लिख लीजिए, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज, ये ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। तो यानी कि डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, अपने जो एवोल्यूशन का जो टॉपिक इसके अंदर ऐड किया था, एवोल्यूशन के टॉपिक से इन्फ्लुएंस होकर डेविस ने अपना यहाँ पे इसको ऐड कर दिया किसके अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। अब ये तो जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। अब आता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो देखिए। ये नाम आपको ना थोड़ा सा याद करके लिखना है, रेडजेल। रेडजेल एक ऐसी शख्सियत है जिसने वर्ल्ड वॉर करवाया था, कंसंट्रेशन कैंप बनवाए थे, तकरीबन जो ज्यूइश थे उनको तकरीबन ख़त्म कर ही दिया था, राइट। तो जो रेडजेल हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर थे किसके, डार्विन के। यहाँ पे जो थ्योरी आई थी ना उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने क्या किया, इसको मोल्ड करके ह्यूमन के साथ इसको कंबाइन कर दिया और नाम क्या दे दिया इसको, सोशल डार्विनिज्म, राइट। तो कभी अगर सोशल डार्विनिज्म का नाम आए तो एक बार किताब में देख लीजिएगा, आपको रेडजेल के द्वारा दिया गया जो डार्विनिज्म है ना, मतलब सोशल डार्विनिज्म, वही आपको लिखना है शॉर्ट नोट की तरह, शॉर्ट नोट के तरीके से। देखिए यहाँ पे अगर हम सोशल डार्विनिज्म की बात करें तो ये क्या बोलता है, सोशल डार्विनिज्म ये बोलता है जो ह्यूमन बींग्स है ना, जो ह्यूमन बींग्स है उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एनवायरमेंट, ठीक है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एनवायरमेंट। और ये तो इतना बोल के रह गए थे, लेकिन बोलते ना कि जो इन शिष्य होते हैं वो तो गुरु से भी आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे रेडजेल की शिष्य थी एलन सैपल, ये US में थी ये, मतलब पहले तो जर्मनी में थी, लेकिन देखा कि भाई जर्मनी में इनकी दाल नहीं गल रही है। इसका मतलब ये है कि जितना ये सोच रहे थे ना कि रेडजेल थोड़ा सा और कुछ बताएंगे, इन्होंने बोला कि नहीं बस इतना बहुत है, इतनी डोज बहुत है। फिर एलन सैपल ने देखा कि भाई हमारे ना जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर की है कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, US के अंदर यूज़ करनी चाहिए, और यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी को क्या करती हैं, फैलाती हैं। और
क्या बोलते हैं कि जो इंसान है या ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, प्रोड्यूस ऑफ अर्थ सरफेस, जिसको बोला गया है कि ह्यूमन इज नथिंग ऑन दिस अर्थ बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज लाइक अ डस्ट ऑफ द डस्ट ऑफ द अर्थ। इस तरीके से उन्होंने कुछ ह्यूमन बीइंग को क्या किया है, एक्सप्लेन करके बताया। फिर इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी को हटिंगटन जी ने भी इसके अंदर क्या बताया, अपनी एक बुक किताब थी जिसमें किताब का नाम था सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, राइट। हटिंगटन, देखिए हटिंगटन ने जो अपनी किताब लिखी थी उसकी वो बहुत ही फेमस हुई, और इसके अंदर इनका मेन पर्पज़ क्या था, इनका मेन पर्पज़ ये था कि किस जगह पे जो सिविलाइजेशन है कितनी डेवलप होगी वो डिपेंड करती है वहाँ की जो कंडीशन है या फिर वहाँ का क्लाइमेट है कैसा है। अच्छा, किताब का नाम लीजिए, मैं लिख देता हूँ किताब का नाम। आप इतने एक्साइट मत होइए कि सर किताब का नाम क्या होता है। किताब का नाम था सिविलाइजेशन एंड कल्चर या सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये हो गया। ये तो थी उनकी किताब का नाम। अब वो इस किताब के अंदर क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो इस किताब में एक्सप्लेन करते हैं कहीं पे भी अगर कोई न्यू सिविलाइजेशन डेवलप होगी उसके पीछे का मेन की पॉइंट क्या होगा, क्लाइमेट होगा। उन्होंने क्या बताया कि अगर आप चाहते हो कि किसी तरीके की कोई एडवांस सोसाइटी, एडवांस सिविलाइजेशन डेवलप हो, वो हो सकती है यूरोप लाइक एनवायरनमेंट में। ऑब्वियस ही बात है भाई, जहाँ की रोटी खा रही वहीं की तो आप गुणगान गाओगे ना। तो ये रह रहे हैं यूरोप में, यही बताएंगे भाई यूरोप के अंदर क्या है, जो हीट है वो ज़्यादा नहीं है। हीट ज़्यादा कहाँ पे है, ट्रॉपिक्स के अंदर है, और ट्रॉपिक्स के अंदर हीट ज़्यादा आपको मिलेगी तो लोग कैसे होते हैं, लेजी मिलेंगे, राइट। ये मेरा कहना नहीं है, उनका कहना है, कुछ भी कहना है उनको जाके बोलो। अगर लोग लेजी हैं तो कौन उनका पता लगा लेती है, गरीबी उनका बहुत जल्दी पता लगा लेती है। इसलिए आप भी अगर कभी आलकस करते हो ना, रहे यार आज मन नहीं कर रहा, तो लेजीनेस छोड़िए और क्या कीजिए, काम पे लग जाइए, राइट। ये तो था ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन यहाँ पे रेडजल कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने बताया अपना पॉलिटिकल एजेंडा। क्या लिख रहा हूँ मैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ साथ ये जो पॉलिटिकल जो पार्ट है, यानी कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ये उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन, रेडजल भाई साहब। ओनली रेडजल ही नहीं, एक और पर्सनैलिटी है। देखिए रेडजल ने क्या बोला, ये एक थोड़ा सा आप नोट करने वाला है पॉइंट, ज़रूर आप इसको नोट कीजिएगा कि किस वजह से यहाँ पे जो जर्मनी है एक्सपेंशन की तरफ आया। सबसे पहले ये बोला कि जो स्टेट है वो किसके जैसा है, स्टेट लाइक अ ह्यूमन, ठीक। ह्यूमन या तो ग्रो करेगा, प्लस का मतलब ग्रो, या फिर खत्म होगा। वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, वो कभी भी स्टैंड स्टिल नहीं मिलेगा, मतलब जितना है उतना कभी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बोला गया कि अगर स्टेट को एग्जिस्ट रहना है या तो वो ग्रो करे या फिर वो मरे, वो कभी भी स्टैंड स्टिल रह ही नहीं सकता। और वो ग्रो करेगा किसकी कॉस्ट पे, एट द कॉस्ट ऑफ नेबरहुड्स, राइट। तो इसलिए ये बताया गया कि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो बोलते ना कि नेबर है वो आपका सबसे इमीडिएट, मतलब आपका सबसे बड़ा एनिमी कौन होगा, जो आपका इमीडिएट नेबर है। अब देखिए ये इंडिया का मैप है, इंडिया के नेबर में कौन है, बांग्लादेश, यहाँ पे भूटान आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, चाइना आ जाता है, और फिर क्या आता है, पाकिस्तान आता है, और फिर आता है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान का नेबर पाकिस्तान, इंडिया का नेबर कौन, पाकिस्तान। तो यानी कि इनका और मतलब इंडिया का और अफगानिस्तान का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। थ्योरेटिकली लेके चल रहा हूँ मैं, जो ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो इसलिए कभी भी ये दो कंट्री क्या नहीं हो सकती, बेस्ट रिलेशन में नहीं हो सकती। ये कंट्री यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेगी, इंडिया की कंट्री यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेगी, लेकिन आज तक इंडिया ने कभी ऐसा किया नहीं है। ये हमारा क्या बोलता है, इतिहास बोलता है। लेकिन ये जो है कंट्री वो हमेशा एक्सपेंशनिस्ट की तरफ चलती है, और वो क्या बोलती है, पाम एंड 5 फिंगर इनकी पॉलिसी है। पाम एंड 5 फिंगर क्या बोलती है, पहली उंगली, पाम मतलब तिब्बत है, फिर नेपाल, फिर भूटान, अरुणाचल प्रदेश और ताइवान, ये क्या है, इनकी 5 फिंगर है। जो ये क्या बोले, इनका क्या कहना है, हम ये कभी भी हथिया सकते हैं, राइट। तो ये था रेडजल का कमाल, जो कि इतने टाइम के बाद भी क्या था, अपने पूरे जोरों शोरों से अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बहुत सारे
देशों के द्वारा। इसी तरीके से एक आता है मैकेंडर एंड स्पाइकमैन। ये कौन थे बताता हूँ अभी इनके बारे में। मैकेंडर एंड स्पाइकमैन, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है रिमलैंड एंड हार्टलैंड थ्योरी। देखिए वो थ्योरी क्या बोलती है, उसके लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना होगा, साथ के साथ आप अपना कहीं पे बना लीजिएगा ये डायग्राम। देखिए करवाऊंगा, ये थ्योरी अलग से करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए उसकी। वर्ल्ड मैप छोटा सा बना रहा हूँ मैं, ताकि इसी एरिया के अंदर ये क्या है पूरा सेटल हो जाए, अदरवाइज़ क्या होता है जगह छोटी पड़ जाती है। राइट, इसी में बना के बता देते हैं आपको, बाकी तो चीज़ें फिर आपकी हो ही जाती हैं इसके अंदर कवर। हमेशा हमारा बोर्नियो आइलैंड ना ऊपर बन जाता है। देखिए यहाँ पे जो अपर पार्ट है वो इस तरीके से जो यहाँ से जा रहा है, इसको क्या बोला गया, हार्टलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्टलैंड, राइट। और जो नीचे वाला जो ये जो पूरा एरिया रह जाता है, जो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है, रिमलैंड बोला जाता है। बस अभी फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखिए, सिंपल सा ये बोला गया है, जिसका हार्टलैंड के ऊपर कब्जा है उसका अफगानिस्तान पे कब्जा है, जिसका अफगानिस्तान पे कब्जा है उसका इंडिया पे कब्जा है, जिसका इंडिया पे कब्जा है मतलब इंडिया पे जिसकी सुपरमेसी है, डोमिनेंस है, उसका आईओआर पे कब्जा है। किसके ऊपर, इंडियन ओशन रीजन के ऊपर। जिसका जो इंडियन ओशन रीजन है उसके ऊपर कब्जा है, उसका सीधा सीधा जो वर्ल्ड की 80% जो बिजनेस है उसके ऊपर कब्जा है। क्यों, जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, यहीं से आपके 80% कार्गो क्या होते हैं, मूव करते हैं। मतलब कि जो आईओआर रीजन है तो सबसे छोटा है एज़ कम्पेयर टू आपका पैसिफिक होगा, अटलांटिक होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मूवमेंट ऑफ गुड यानी कि 80% के आसपास की जो मूवमेंट की गुड कहाँ से होती है, आईओआर से होती है। इसलिए आपने देखा होगा रशिया हमेशा जो क्रीमिया वाला पार्ट है वो क्यों हथियाना चाहता है, क्योंकि ऊपर का ये एरिया उसका जमा पड़ा है, ये एरिया जमा पड़ा है, कोई काम का ही नहीं है। उसको चाहिए एक्सिस, किसका, पानी का। पानी में होता क्या है, चीज़ें बहुत सस्ती पड़ जाती हैं। किस तरीके से, कभी आप सड़क के ऊपर ट्रक देखिए, वो कितना मैक्सिमम वजन लेके जा सकता है, मैक्स में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 50 टन, लेकिन यही पानी वाला जहाज अपने ऊपर लाखों टन का अपने साथ वजन लेके चलता है। लाखों टन आपका ऐसे एक बच्चा ऐसे बैठा तो मैंने बोला लाखों टन ऐसे हुआ है। हाँ भाई, लाखों टन लेके जाता है। कभी आप डिस्कवरी वगैरह ध्यान से देखिए, बड़े बड़े जिसको बोलते हैं ना जाइंट शिप्स, उनके अंदर जाता है इतना बड़ा जो एरिया है। और अभी तो सुपर कार्गो जो होते हैं ना, मतलब सुपर कार्गो कंटेनर ऐसे करके कुछ नाम है उसका, वो तो अभी भाई बहुत बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंटेनर लेके जाए जाते हैं। और आपको पता है इस तरीके का अगर कोई शिप पास होता है किसी भी उस कैनाल से, जैसे आपकी स्वेज कैनाल हो गई और पनामा कैनाल, एक शिप को पास करने का कितना पैसा मिलता है, 100 करोड़ से ज़्यादा मिलता है। वो पर कंटेनर चार्ज करते हैं, माइट भी शायद $27 है या पता नहीं $100 है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो अभी से मैंने रिसर्च किया नहीं है, बस कहीं पे 1-2 बार मैंने देख लिया था। चलिए, तो ये अभी तक आधी ज्योग्राफी को क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। इसके बाद इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है यहाँ पे करके, ऐसे लिख देता हूँ। इसके बाद इन्फ्लुएंस होता है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी बेसिकली ये होता है कि शहरीकरण किस तरीके से किया जाएगा किसी भी एरिया का। अब ये जो अर्बन ज्योग्राफी है, इनके जो मेन जो पर्सन है, जो पर्सनालिटी है, जैसे कि हो गए पैट्रिक। अब ये पैट्रिक क्या है, इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी है। अभी मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, बस आपको जो नाम है ना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि ये कहाँ के नाम है। पैट्रिक हो गए, गोडेस हो गए, और इसमें मार्क जेफरसन हो गए। ये 3 पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अप्लाई किया जो डार्विन के द्वारा दिए गए कंसेप्ट को किसके अंदर, अर्बन ज्योग्राफी में। और इन्होंने क्या बोला कि स्मॉल सिटी से मेगा सिटी कैसे बनती है, मतलब कोई भी जो सिटी है आपकी स्मॉल है, लेकिन वो अचानक से मेगा सिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकती है। उसके पीछे फिर इन्होंने अपनी थ्योरी दी, जैसे कि हो गई आपकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी और प्रिमिटिव, बिल्कुल सही, प्रिमिटिव सोसाइटी।
होते क्या, टेंशन मत लीजिए इन सब की, जब हम मॉडल एंड थ्योरी करेंगे ना, क्योंकि हमारा मॉडल्स एंड थ्योरी का ये लेक्चर नहीं है इसलिए नहीं करवा रहा मैं। प्रिमिटिव थ्योरी होती है, जो सिटी है प्रिमिटिव, सॉरी प्रिमिटिव तो बहुत पुराना हो गया, प्राइमेट सिटी ये दी गई थी मार्क जेफरसन के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर इम्प्लीमेंट होते भी दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आता है जो कल्चरल ज्योग्राफी है, कल्चरल ज्योग्राफी, उसको सीधा सीधा इन्फ्लुएंस किया गया। इसके अंदर क्या बोला गया कि सोशल डार्विनिज्म का यूज़ करते हुए, किसका, सोशल डार्विनिज्म का यूज़ करते हुए और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इनमें से कोई से भी एक लिख सकते हैं। ये बोला गया कि जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये एनवायरमेंटल पूरा ले लेना, ये डिटर्मिनिज्म है। इसके तहत क्या किया गया है कि जो नेचुरल लोकेशन है उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो इंसान वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब नेचुरल लैंडस्केप को कन्वर्ट कर दिया कल्चरल लैंडस्केप के अंदर। और ये सारा पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं इंसानों की वजह से। नेचुरल लैंडस्केप आप लिख लीजिए। बना लीजिए अपना ये फ्लो चार्ट। यहाँ पे तकरीबन चीज़ें हमारी ख़त्म होती हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर आपका आता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आता है, सिस्टम एनालिसिस आता है, राइट। वो इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको नियरली 150 वर्ड्स का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया। इसके तहत आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि डार्विन का क्या इन्फ्लुएंस रहा किसके ऊपर, जो यहाँ पे थ्योरी प्रोवाइड की गई थी डार्विन के द्वारा, उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा, बिल्कुल सटीक आंसर आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं इरेज करके करवाने वाला हूँ आपको। पॉजिटिविज्म जो कि दिया था ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा, कब, 1830 के अंदर। और यही वो लोग थे जिन्होंने वियना कन्वेंशन की क्या की थी, स्थापना की थी। और ये वही वियना कन्वेंशन है, ये वही वियना कन्वेंशन है जिसने क्या बोलते हैं, जैसे ये पेरिस डील होती है, क्लाइमेट, इस तरीके की एक संगठन है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिटेल स्टडी की है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, वियना सर्कल बोलते हैं इसको बेसिकली, जो वियना सर्कल है इसके अंदर सारे आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे और काफ़ी हाई पोस्ट वाले लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है। चलिए, पॉजिटिविज्म के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखिए, ये एक फिलॉसफिकल मूवमेंट था। और यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ फिलॉसफिकल मूवमेंट, इसके अंदर साइंस को एज ए बैकग्राउंड लेके चल रही थी, या हर चीज़ को, राइट। इसके अंदर ये बोला गया कि जो हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज होगा उसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए, वो साइंस वाला मेथड अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उसके अंदर ऐड कर दें। और ये थे ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने ये 1830 के अंदर स्टार्ट किया था। और एक टाइम ऐसा आया था कि इनकी इतनी ज़्यादा दादागिरी हो गई थी, आई मीन टू से, ये बोलते हैं ना कि हर चीज़ अच्छे माइंडसेट से स्टार्ट की जाते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फिर अलग ही रूप ले लेती हैं। यहाँ पे ऑगस्ट कॉम्टे ने यह बोला कि भाई आप हमें जो भी तर्क बताना चाह रहे हैं ना, आपकी जो भी थ्योरी है, जो भी फिलॉसफी है, आप बोलिए, कोई हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो थ्योरी, वो फिलॉसफी प्रूव नहीं की जा सकती है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, हम बात नहीं कर पाएंगे आपसे, ठीक है। तो यही इसका जो डाउनफॉल था, ये नेगेटिव वाले पॉइंट में मैं करवाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। अब बात ये आती है कि जो पॉजिटिविज्म है किसके अगेंस्ट में आया होगा, ये नेगेटिव फिलॉसफी जो उस वक्त थी उसके अगेंस्ट आया। नेगेटिव फिलॉसफी ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े वाली फिलॉसफी। देखिए, नेगेटिव फिलॉसफी और पॉजिटिविज्म में आपको डिटेल में, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। जो ये नेगेटिव फिलॉसफी है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रोमांटिक एंड स्पेक्युलेटिव टाइप ऑफ फिलॉसफी। अब रोमांटिक वाला, लैला मजनू वाला नहीं, रोमांटिक मतलब ये है कि भाई एज पर माई थॉट प्रोसेस, माई आइडियोलॉजी क्या बोलती है, जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता है तो वो इस स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करेगा। यहां से लेकर के 1 से लेकर के 0 के बीच में गॉड कहीं पे एग्जिस्ट करती है। मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। यानी कि अगर मान के चलिए मेरा कभी मन हुआ कि चलो आपने बोला कि 1 से 0 के बीच में गॉड रहता है, तो मुझे बताइए स्टार्ट कहां से करना है।
तो वो क्या बोलेगा, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मैंने यहाँ से कर लिया, मैं इधर गया, यहाँ पे मुझे नहीं मिले, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे नहीं मिले, तो पता क्या बोले, अरे मैंने बोला था ना 1 से 10 जीरो के बीच में, इधर चले गए, अरे मुझे यहाँ पे भी नहीं मिले, अरे मैंने बोला था ना 1 से 0 के बीच में मिलेंगे, ध्यान से ढूंढो। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या कोई फिक्स बता पा रहे हैं? ये होता है रोमांटिक। स्पेक्युलेटिव का मतलब जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये भी आपका स्पेक्युलेटिव के अंदर आता है, रोमांटिक भी इसी के अंदर आता है। रोमांटिक का मतलब ये नहीं है कि जो आप समझदार है कि रोमांटिक का मतलब क्या होता है, राइट। तो ये जो पॉजिटिविज्म था उसको बिल्कुल गवारा नहीं था। क्यों नहीं था? उसने बोला कि अगर मैं ए से बी की तरफ जाना चाहता हूं, या तो मैं पहुंच पाऊंगा या तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, यही तो हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम पहुंच भी सकते हो और तुम नहीं भी पहुंच सकते, ये ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है कि भाई या तो काम होगा या फिर नहीं होगा। तो इसी को दूर करने के लिए जो उस टाइम सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था ना, ये बेसिकली पता कौन सा टाइम पीरियड है, मैं आपको थोड़ा से बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड में आपको ये देखने को मिलेगा कि तकरीबन 3rd सेंचुरी जब रोमन का डाउनफॉल होता है, वहाँ से लेकर के जो 14th सेंचुरी के अंदर प्लेग फैला था ना, वहाँ पे ब्लैक प्लेग, उसके 100 साल बाद यानी कि 14th सेंचुरी तक, मतलब 1400 के टाइम पीरियड तक कोई भी आपको रिटन डॉक्यूमेंट इतना प्रोमिनेंटली नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं डार्क एज। कहाँ का? यूरोप का। अब इस डार्क एज से बाहर निकलने के लिए दो यहाँ पे मूवमेंट होते हैं, यानी कि रेनेसां और एनलाइटनमेंट। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण, एनलाइटनमेंट का होता है ज्ञान की प्राप्ति। जैसे गौतम बुद्ध जी बैठे थे ना, कौन से बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको क्या मिला था? ज्ञान मिला था। इसी को बोलते हैं रेनेसां। मतलब होता है आपकी जो पिछड़ी हुई जो रीति थी, जो बहुत ही प्रोमिनेंट थी, जो ब्राइट थी, जो बहुत ही अच्छी थी, वो आपको कहीं ना से एकदम से पता चलती है और आप क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को उसी रीति के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं जो कि बढ़िया थी, बेस्ट थी। उसको बोलते हैं रेनेसां। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। एनलाइटनमेंट का क्या मतलब होता है? जब आप कंसिस्टेंट एक ही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेचुरल है ये, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद काम करने लग जाता है। तो ये था आपका 14th सेंचुरी के अंदर एनलाइटनमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे रेनेसां के पीरियड के अंदर क्या हुआ? फिलॉसफी ने जन्म ले लिया। फिलॉसफी क्या बोलती है? अगर आप जो हिंदुइज्म है वो भी एक फिलॉसफी है। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, वो एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है जो बताती है जीवन जीने का सबसे सही तरीका क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया? धर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ को बार बार नहीं बोलते, नहीं तो कोई ऑफेंड हो सकता है कि नहीं हमारा सबसे अच्छा धर्म है, सबसे मजबूत धर्म है, हम सनातन धर्म से आते हैं। नहीं जी, हम सनातन धर्म ये है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म हमारे, मैंने कई बार बताया है कि एक आपका जो धर्म होता है, आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं, मान लीजिए आप 21 साल के, 21 साल की उम्र में आपका धर्म क्या बोलता है? आपको पढ़ना चाहिए, ये है आपका कार्य, आपके कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे रेनेसां में क्या हुआ? फिलॉसफी ने जन्म लिया और ये फिलॉसफी आगे जाके बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगी। सोशल फिलॉसफी, ह्यूमन फिलॉसफी, उसके बाद साइकोलॉजिकल और बहुत डायमेंशन में चली गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा फैल गया कि जब यहाँ पे साइंस की बात आती है, जैसे यहाँ पे हम 1+1=2 की बात करते हैं, ये क्या बोले? नहीं, 1+1=1 भी हो सकता है, 1+1=0 भी हो सकता है, 1+1=11 भी हो सकता है, 22 भी। मतलब ऐसी बात कर रहे हैं जो ना तो नापी जा सके, ना तोली जा सके, ना बताई जा सके, ना समझी जा सके। तो ये यहाँ पे पॉजिटिविज्म का जन्म होता है। किसके अगेंस्ट में? नेगेटिविज्म में। आई थिंक आपको अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर। रेनेसां और एनलाइटनमेंट, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री में बता दी जाएंगी। ये टॉपिक ही वर्ल्ड हिस्ट्री का है, राइट। या तो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है तो मैं भी लगे हाथ से आपको सारी चीज़ें करवाया था, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, स्किप कर दिया। अब पॉजिटिविज्म क्या बोलता है? पॉजिटिविज्म बोलता है कि हम इंसान को कंसिडर करते हैं एज ए सब्जेक्ट। इंसान को क्या कंसिडर कर लिया इन्होंने? सब्जेक्ट, राइट। और फिर ये बोला है कि जो हमारी जो फिलॉसफी है वो क्या है? ना तो हमारी जो फिलॉसफी है नेगेटिव है, हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, जो आपने चीज़ें हमें बताई, जो डेटा आपने हमें बताया, क्या वो कंस्ट्रक्टिव है या नहीं है। इन्होंने दो चीज़ें ही ये लेके चली हैं। जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं, क्या वो कंस्ट्रक्टिव है या नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो कृपया करके आप अपने समय का यूज़ कीजिए और आप मुझे समय का यूज़ करने दीजिए। कुछ इस तरीके का माहौल हो गया था, यानी कि लोग एक दूसरे से कटे कटे रहने लग गए थे, राइट। और जब फिलोसॉफिकल बातें होती थी, अरे 8-8, 9-9 घंटे चर्चाएं चलती थी, डिटेल उसमें बातें चलती थी। तो यानी कि
कहाँ पे? अरे स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, आप आगे बहुत भागते हो। तो इसको क्या बोला गया है? इसको ये बोला गया कि एंटी आइडलिज्म। देखिए, एक हार्वर्ड के अंदर रिसर्च की गई थी, उसके अंदर ना 2 ग्रुप बनाए गए थे हार्वर्ड के अंदर। ये एंटी आइडलिज्म है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए गए थे हार्वर्ड के अंदर, ए और बी। इसके अंदर क्या बोला गया कि 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, 30 स्टूडेंट का एक ग्रुप था। उनको ये बोला कि हर एक स्टूडेंट को कितनी फोटोग्राफ क्लिक करनी है, 100 फोटोग्राफ क्लिक करनी है, और 30 दिन जो 30 डेज है ना, उसके ख़त्म होने से पहले आप मुझे क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, अदरवाइज आपके जो असाइनमेंट है उसमें कितने लगेंगे, 0 नंबर लगेंगे। दूसरा ग्रुप था, उनको ये बोला कि सेम 30 बच्चे 30 डेज, और ये बोला कि हर बच्चे को एक पिक्चर सबमिट करनी है, अदरवाइज आपको 0 नंबर मिलेगा। तो पता है सबसे बढ़िया पिक्चर किसने क्लिक की होगी? ग्रुप ए और बी ने। जल्दी बताइए, सबसे बढ़िया पिक्चर किसने क्लिक की होगी? ग्रुप ए और बी ने सबसे सही और ब्यूटीफुल और बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक की गई थी ग्रुप ए के द्वारा। पता क्यों? ये हमेशा इसी डायलेमा में रह गए कि भाई ये मेरी पिक्चर सही होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। इनको एक बोला था, इनसे एक भी नहीं हुआ, यानी कि इनको मिले 0 और इनको मिले बढ़िया, बहुत बढ़िया नंबर मिले। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है, जितनी ज़्यादा करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ से क्या जन्म लेता है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। कभी भी आइडलिज्म के ऊपर मत आप घुसिएगा ना, आप उन चीज़ों को अपने दिल पे लीजिएगा। मतलब कि मुझे ये चाहिए कि ये धरती एकदम गोल होनी मांगती है तो होनी मांगती है, मेरे को इसको ऑब्लॉइड से फ्यूरॉइड से काम नहीं चलता। अरे भाई क्या करोगे, धरती फिर दोबारा गोल घूमेगी, वो फिर ऑब्लॉइड से फ्यूरॉइड हो जाएगी। तो ये है जो पॉजिटिविज्म है, किसके अगेंस्ट है? एंटी आइडलिज्म के अगेंस्ट में ये आया है। एंटी आइडलिज्म जो यहाँ पे इसका एंटी का मतलब ये है, ये किन किन चीज़ों को क्या नहीं करते, कंसिडर नहीं करते, जो नॉर्म्स हैं, यानी कि अपनी कैलकुलेशन में जो नॉर्म्स है वो नहीं लेते, वैल्यूज़ हैं वो नहीं कंसिडर करते। और बताइए क्या मिलेगा? बिलीफ होगा, कस्टम होगा, ट्रेडिशन होगा। बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, तो ये इन चीज़ों को क्या नहीं करते, अपने जो रोज़मर्रा के जो यहाँ पे डेफिनेशन है, जो भी ये टेस्ट वगैरह है, जो भी ये कुछ करते थे उसके अंदर इन चीज़ों को ये ऐड नहीं करते थे। तो जिसकी वजह से इनके पास जो आती थी वो एक प्योर वैल्यू आती थी। क्या आती थी? प्योर वैल्यू आती थी। लेकिन अगर हम देखें एक इंसान का बिहेवियर, मान के चलिए मेरा जो बिहेवियर है आज से 6 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, माइट भी जब मैं 60 साल का हूँगा मेरा जो बिहेवियर है कुछ और हो जाएगा। तो यानी कि ये इंसान को क्या लेके चल रहे हैं? सब्जेक्ट। अब मैं नेगेटिव पार्ट की तरफ आ चुका हूँ, मतलब जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। चलिए क्रिटिसिज्म फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यह पॉइंट यहीं पे ज़्यादा सूट करेगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्म्स, वैल्यू, ट्रेडिशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जी आपके पास ये प्योर वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या वो ह्यूमन के बिहेवियर को डिफाइन करती हैं? ओ बोले कि ह्यूमन का बिहेवियर वो तो हमारे सब्जेक्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ें लेते ही नहीं है। यहाँ पे फिर स्टार्ट होता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या स्टार्ट होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। किसके बीच में? ह्यूमन ज्योग्राफी और बिहेवियरल ज्योग्राफी, बीजी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इनके बीच में क्या आता है? कॉन्ट्राडिक्शन आता है। उन्होंने ये बोला कि भाई मन आपका सारा ये सब तर्क सही है, लेकिन जो बिहेवियर है उसको कैसे अलग कर सकते हो आप इंसान से? वो तो रोबोट हो जाएगा, रोबोट के पास कोई बिहेवियर थोड़ी ना होता है, तभी तो रोबोट कहलाता है। तो इसी तरीके से जो आपका पॉजिटिविज्म था टोटल 5 पिलर के ऊपर क्या था? खड़ा था, राइट। अब ये एक एक जो 5 पिलर है ना, इनको जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हमें एक एक पिलर पे ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला ये एम्पेरिज्म के ऊपर डिपेंडेड है। अब ये एम्पेरिज्म या फिर एम्पेरिकल स्टडी, ये आपको पता है, यानी कि जिस चीज़ को आप एसेस कर सको और जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सको, दोनों चीज़ें, उसी पे ही हमको क्या करनी है? बात करनी है। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग, कुछ भी लिख सकते हो, वही आपकी क्या होगी? हमारी स्टडी का पार्ट बनेगा। उसके बाद इन्होंने जितने भी नॉर्मेटिव वैल्यू है उनको हटा दिया, यानी कि एक्सक्लूजन कर दिया किसका? नॉर्मेटिव वैल्यूज। ये सारी आपकी नॉर्मेटिव वैल्यूज है। ये
राइट। और इसके अंदर ये बोला गया कि जो यहाँ पे हम मेथड ले रहे हैं ना वो होना चाहिए यूनिफाइड मेथड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2+2=4 आ रहा है, लेकिन इंडिया में क्या बोला जा रहा है 2+2 हम तो 22 मानेंगे, यानी कि मेथड क्या हुआ, यूनिफाइड नहीं हुआ है। तो यानी यहाँ पे दो चीज़ें यूनिफाइड बोला गया। एक तो आपका जो यूनिफाइड मेथड होगा और कैसा होगा, साइंटिफिक होगा। ये जरूर आप मेंशन कीजिएगा, ये आपका साइंटिफिक होगा, यूनिफाइड साइंटिफिक मेथड होगा। इसलिए इसी के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बायोलॉजी है ना उसके अंदर साइंटिफिक नेमिंग दिए जाने लगे। जैसे कि नीम है, नीम को क्या बोला जाता है, आज़ादी रखता इंडिका, राइट। जैसे टाइगर है उसको बोला जाता है पैंथरस टाइग्रिस, शेर को बोला जाता है पैंथरा लियो, और कैनिस है ना सर, डॉग को कैनिस बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। इंसान को होमोसेपियन बोलते हैं। और फिलहाल तो इतने ही नाम मेरे को याद आ रहे हैं। कभी आज से 6-7 साल पहले नहीं, 10 साल पहले पढ़ा था मैंने ये, जब मैं 12th में था तब मैंने पढ़ाई करी थी, ये नाम तब के याद हैं। अच्छा, ये एक तो हो गया आपका यूनिफाइड साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आप लॉ बना रहे हैं ना, यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सल साइंटिफिक लॉ होना चाहिए। अभी तक हमने कितने देख लिए हैं, 1 2 3 4 देख लिए हैं। 5वां है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने अपने पूरी जो बातें हैं उनके अंदर कंसीडर करके देखा। वो ये बोले कि जो यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें हम डेवलप करेंगे वो क्या होंगी, विद प्रूफ होंगी, ठीक है। उसका वेरिफिकेशन होगा और उसका क्या होगा, प्रूफ भी होगा। यानी कि साइंटिफिक चीज़ों के अंदर क्या बोला गया, प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, और दूसरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, इसलिए जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे मैं ये पॉइंट थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इलाबोरेट कर देता हूँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती है, चलिए ये भी होता है। अरे भूत प्रेत का नाम सुना है, थोड़ा सा साइंटिफिक हुई है यार। जो पैरानॉमिक एक्टिविटी हैं उनको क्या है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते और किसी को प्रूव नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ जिसने फील किया है सिर्फ वही बताते हैं कि हाँ ऐसा 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 कुछ हमने फील किया है। तो जो पैरानॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो हमेशा क्या रहती हैं, जो साइंस है उसके घेरे से दूर रहती हैं, पहली बात। दूसरा, जो भगवान को मानते हैं, जैसे हमारे टेम्पल हो गए, उसमें क्या बोला जाता है कि हमने ऐसा चमत्कार देखा, ये देखा और हमारी लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये क्या हुआ, इसको मेजर नहीं कर सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते, और इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये क्या रहती हैं, साइंस से बाहर रखी जाती हैं। और जिस दिन ऐसी कोई मशीन बन गई जहाँ से पता चल जाएगा कि किधर कहाँ भूत है, तो पता चले जहाँ आप खड़े हैं उसके हर जगह पे आपको भूत ऐसी कोई मशीन हो जाए तो ऐसे ट्रिंग करती हुई आपको मिलेगी हर जगह पे। तो ये मजाक तो हो गया साइड में, ये आपको अपना एक फ्लो चार्ट बना लेना, कौन से 5 जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद यहीं पे क्या बनता है, 1930 के अंदर वियना सर्कल बनता है। वियना सर्कल बेसिकली कुछ नहीं है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको बात करने के लिए कोई जगह चाहिए, और वो जगह और कुछ नहीं है, वियना सर्कल है। और धीरे धीरे ये डेवलप होती गई। इसके अंदर बहुत सारे फेमस ज्योग्राफर आ गए इसके अंदर, जिन्होंने इसको क्या किया, थोड़ा सा और डेवलप किया गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जो पॉजिटिविज़म है, यहाँ पे मैं पॉजिटिविज़म को लिख रहा हूँ, ये धीरे धीरे क्या हो गया था, एंटी अथॉरिटी हो गया था। एंटी अथॉरिटी क्यों हो गया था, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त चर्च क्या था, प्रोमिनेंस अपना रोल प्ले कर रहा था किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। 1930 से पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पे जो चर्च है वो क्या कर रहा है, अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो पॉजिटिविज्म है, क्या सब कुछ इसने ख़राब किया, कबाड़ा किया, बेकार किया? अरे नहीं भाई, इसने कुछ अच्छे काम भी किए। तो पॉजिटिविज्म के पॉजिटिव पॉइंट क्या थे? सबसे पहला इसके अंदर क्या हुआ कि डेटा का यूज़ किया जाने लगा। बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा कि डेटा झूठ बोल सकता, मतलब बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पे डेटा को यूज़ करके जो यहाँ पे चीज़ें प्रूव की जा सकती है, उसके आधार पे यहाँ पे क्या किया गया, अलग अलग मॉडल बनाए गए। जैसे आपकी प्राइमेट सिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्राइमेट सिटी जो कि दी गई थी जेफरसन के द्वारा, राइट। ये यहाँ पे डेवलप होती है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्रू
इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। ये वेबर के द्वारा दी गई थी, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रायंगल भी बोला जाता है कि इंडस्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए, उस इंडस्ट्री या रिसोर्स के पास होनी चाहिए या फिर कंज्यूमर गुड के पास होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, ग्रेविटी मॉडल भी दिया था, राइट, ग्रेविटी मॉडल भी दिया था, फिर उसके बाद डिस्टेंस डिके मॉडल भी दिया गया था। ये सारी इसी की देन है। डिस्टेंस डिके मॉडल का मतलब ये है कि जितना जितना आप दूर जाते जाएंगे ना, जो आपको फ़ायदा हो रहा था फैक्ट्री के पास होने, मार्केट के नियर बाय होने का, वो ख़त्म होता जाएगा। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस डिके मॉडल, ठीक है, पूरा लिख लीजिए आप इसको। अभी अगर हम नेगेटिव की बात करें, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, सबसे बड़ी गड़बड़ इन्होंने ये कर दी, इंसान को बिना इमोशन के ले लिया, बिना बिहेवियर के ले लिया, मतलब जो उसका नेचुरल ट्रेट है, जो नेचुरल कैरेक्टर, वो इसके अंदर लिया ही नहीं। और फिर ये बोला जाने लगा कि भाई जो आप रिसर्च कर रहे हो, उसके अंदर कौन लगा हुआ है? इंसान लगा हुआ है। क्या इंसान वो रिसर्च करते वक्त अपने गुण, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो आप कैसे बोल सकते हो कि पॉजिटिविज्म आपका बिल्कुल एकदम कैसा है, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल टच्ड है, मतलब अनटच्ड है इन पांचों कैटेगरी से? कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ होगा, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 3-4 नेगेटिव पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। और फिर तीसरा अगर आप ज़बरदस्ती लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, जो ज्योग्राफी थी, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर ज्योमेट्री ऐड कर दी, राइट, यानी कि सब्जेक्ट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, टफ कर दिया, लैंग्वेज इतनी टिपिकल कर दी कि जो नॉर्मल क्लास के स्टूडेंट थे वो ये बोले कि बाबा हमने ये ले क्यों लिया, हमारे बस की बात नहीं है, हमको इसको चेंज करने मांगता, और हम कोई फिलोसफिकल जो एंथ्रोपोलॉजी वो ले लेते हैं, वो सिंपल सा है, जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था वो बिल्कुल ही हद कर दी उसने, वो था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। इसके अंदर इंसान का जो रोल है वो ख़त्म हो गया, सीधा कंप्यूटर के अंदर डेटा लाया, फीड किया, डेटा लाया, फीड किया, वहाँ से मॉडल एंड सिमुलेशन आया। और यहाँ से क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद जो सिस्टमैटिक एनालिसिस आया, इसी ने बोला, एक थ्योरी दी थी, इसको बोलते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी। बताता हूँ, ये लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी है। हाँ, जैसे ये नीचे जा रही है ना, इसका भी कहने का मतलब यही है कि 2100 तक, जैसे ही आपका 2100 ये टाइम पीरियड आएगा ना, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। बोला ये हम नहीं बता रहे, कंप्यूटर बता रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, कभी आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कभी पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, कभी जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे, कभी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, कभी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कभी यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे मास लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म होनी ही होनी है। इसके भी कुछ फिर लूप होल है, वो हम देखेंगे। अच्छा, ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, टेंशन मत लीजिए, इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड क्या है, एक प्रॉपर लेक्चर आएगा, वो आपको बताएंगे, उसके बारे में आपको समझाएंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, जो सैंपल हैं, कौन सा लीजिए, साइड हट गया, बताइए। वियना सर्कल, वो उसी का ही है, पॉजिटिविज्म का ही पार्ट है। यानी अभी तक आप वियना सर्कल पर अटके हुए हो। अरे भाई थोड़ा सा तो आगे बढ़ो। अच्छा, यहाँ पे एलन सेपल है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ज़्यादा इनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे को बहुत 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 कुछ बताया है हमारे बारे में। पता क्या बोलती हैं उन्होंने? ये बोला, जहाँ पे रिसोर्स हमेशा प्रोमिनेंट ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, वहाँ पे लोग कैसे होंगे? लालची, टिमिड, मतलब कि धोखाधड़ी करने वाले। तो इस टाइप की कैटेगरी का आपको लोग मिलेंगे। और वो लोग होते हैं ना, मतलब नाकारे, निकम्मे, कुछ भी आप बोल लो, उनसे काम करवाने के लिए किसी बाहरी ताकत का ज़रूरत आना होता है, मतलब उसकी मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो डर के साए में काम कर पाएँ। ये एलन सेपल का कहने का मतलब था। इसलिए यहाँ पे थ्योरी दी गई थी, इसको बोला जाता है वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। कहने का क्या मतलब है? देखिए, हमारी स्किन टोन, तुम काले, हम गोरे हैं, तुम कमज़ोर, हम ताकतवर, वी आर सुपीरियर, तुम कभी समुंदर के पार नहीं गए, हम तुम्हारी कंट्री तक आ गए, वी आर सुपीरियर, यू आर मेंट टू रूल, सो वी आर हेयर टू रूल यू, टू मेक यू सिविलाइज, सो डोंट आर्ग्यू विद अस, अदरवाइज विल स्लॉटर यू ऑल। समझ में आया? यानी कि हम आपसे ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि हमने इतनी दूर तक ट्रैवलिंग किया, आपने कभी हमारे तक आने की जद्दोजहद नहीं किया। उनको कौन बताया भाई? तुम अपने 14th सेंचुरी के अंदर अंतिम सांसें गिन रहे थे ब्लैक प्लेग के वजह से,
राइट, जो कि चाइना की देन थी। चाइना के शिप्स में बैठ के वो चूहा आया था, उसने क्या किया, पूरी जगह पे प्लेग ही प्लेग फैला दिया था। 5 साल तक क्या हुआ था, जिसको प्लेग हुआ वो सीधा जाता था मौत के घाट में। वो तो एक व्यक्ति था जो कि जिंदा बच गया, उसके फिर पता नहीं किस तरीके से उन्होंने मेडिकल उस टाइम इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, और एक उस वक्त ना ड्रेस डेवलप की गई थी। ये मास्क था, इस तरीके के मोटे मोटे गॉगल्स थे, और यहाँ पे एक इतनी बड़ी चोंच टाइप में उन्होंने अपने जो उन्होंने उनकी ड्रेस सही है, और यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक क्या था, ब्लैक कपड़े में लिपटा हुआ था। और ये जो चोंच थी ना, इसके अंदर क्या होता था, पुदीना होता, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले चीज़ें होती थी, जैसे तुलसी हो गई। तुलसी तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कहाँ मिलती होगी, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन इसमें 5 से 6 इंग्रेडिएंट होते थे, बस इतना मुझे पता है। डिटेलिंग मुझे नहीं पता, ये ड्रेस के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट ही पढ़ा था, इसलिए मुझे इस तरफ इतना ही पता है। तो ये जो ड्रेस थी ना, ये किसी ट्रीटमेंट के काम नहीं थी, ये थी जो इसके अंदर प्रीस्ट यानी कि चर्च और जो डॉक्टर जो थे वो इसको पहन के आते थे मरीज के सामने, इलाज करने के लिए नहीं। एक इतनी बड़ी लकड़ी होती थी, उससे क्या करते थे, हाथ उठा के ऐसे छोड़ते थे, जिंदा है नहीं, अभी से जिंदा है, 2 दिन बाद मरेगा, फिर हमें बुला लेना, हम चेक करके बता देंगे मरा है कि जिंदा है। तो इस तरीके के हालात थे कहाँ पे, यूरोप में। और क्या बोलते हैं, वी आर सुपीरियर, मतलब कि एक हद होती है, लेकिन क्या करें, बोलते हैं ना, हम में खुद में ही यूनिटी नहीं थी, इसलिए कोई हम पे रूल कर पाया, राइट। तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है, ध्यान है, तो अभी जो चाइना है वो ताइवान को कब्जे में करने में लगा हुआ है, और 5 साल रुक जाइए, आप पाकिस्तान को एज ए स्टेट, ये आपको सुनाई भी नहीं देगा। जैसे इराक है, इराक बहुत बढ़िया सिटी हुआ करती थी, लेकिन बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत सारी कंट्रियां क्या करती हैं, अपना उल्लू सीधा करती हैं। चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं किसका, हंटिंगटन के बारे में। ये सारा उसी में चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, पॉसिबिलिज्म जब करवाऊंगा सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ये अलग अलग जो किताब होती है ना, उनके अंदर अलग अलग ऑथर राइटर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके एलन सेपल और हंटिंगटन हो गए, रेड्जल हो गए। तो मैंने सारी चीज़ें यहीं पे क्लब कर दी हैं, बस किताब एक बार ओपन कीजिएगा, पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें लगेंगे वाह, इसे बोलते हैं सर ने क्या सलाद परोसा था आज हमें। देखिए कितना बढ़िया डायग्राम बना के देते हैं आपको। चलिए, अरे भाई क्या करें, रेट ऑफ स्पीच इतनी बढ़ गई है, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस इट, लेकिन वही है ना, जितनी कम हो जाएगी फिर आपको क्लास में नींद आएगी। अच्छा, अभी हम किन के बारे में देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं हंटिंगटन के बारे में। हंटिंगटन के बारे में थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, ये बेसिकली कौन थे, स्टूडेंट थे किसके, WM डेविस के। तो अब इनकी थ्योरी क्या होगी, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किसके, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के। लिख लीजिए भाई, सारे पॉइंट मैं आपको थोड़ी ना लिख लिख के बताऊंगा। ये थे स्टूडेंट किसके थे, WM डेविस के, और किसके सपोर्टर थे बताइए, गला सूख गया है बोलते बोलते, प्यास लग रही है बहुत जोर की। ये थे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ड्रॉट ने एशिया के अंदर लीड किया था इन्वेजन को। बताता हूँ इसका कहने का मतलब क्या है। ये स्टूडेंट हो गए, बहुत बढ़िया। फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सूखा पड़ता है उसने किस तरीके से मंगोल्स को मजबूर किया एशिया के अंदर आक्रमण करने को। ठीक है, और इनकी किताब का नाम क्या था, बताइए बताइए, अभी 15 मिनट पहले ही आपको बताया था। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ने क्या पूछ लिया। अरे भाई क्लास में ध्यान दीजिए, सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपको बताया था ना। ये इनकी बुक थी जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया कि भाई किस वजह से कहीं पे भी सूखा पड़ता है तो वो स्पेसिफिक कम्युनिटी मूव करती है खाने की तलाश में, लोकेशन की तलाश में, रहने की तलाश में, घर की तलाश में। और यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेजन स्टार्ट होता है मंगोलिया का, और जो चंगेज़ खान थे, जितने लोगों को उसने मारा आज तक कोई भी उसकी फहरिस्त पे नहीं आया। बोला जाता है कि 1.2 करोड़ कितने होते हैं, इतने लोगों को चंगेज़ खान के द्वारा उड़ा दिया गया था, मतलब कि मारा गया था। चंगेज़ खान ऐसा था कि जो उसकी हुकूमत स्वीकार करता था उसको कुछ नहीं कहता था, जो उसको क्या करता था, मानता नहीं था उसकी,
उसके शहर को पूरे को तबाह कर देता था, चाहे बच्चे हों छोटे हों। बोला ये जाता था जिसकी हाइट उससे लंबी होती थी ना, उसकी इतनी हाइट थी, वो बोना था उसको। ये जो बात ना हमेशा खलती थी कि भाई मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों, तो उसको जो भी दिखाई देता ना उसकी हाइट से ज़्यादा का सीधी गर्दन काट दी जाती थी उसकी। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने कनेक्ट करके बताया कि जो कनेक्ट करके नहीं बताया, इन्होंने डायरेक्ट यही बताया कि प्रिंसिपल इन ह्यूमन ज्योग्राफी क्या क्या होने चाहिए। ये इनके द्वारा क्या गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, प्रिंसिपल इन ह्यूमन ज्योग्राफी। हटिंगटन के द्वारा ये सारी चीज़ें कही थी। और हटिंगटन ने ये बोला कि जो टेम्परेट वाले रीजन के लोग होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है, और वो फिजिकली और मेंटली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और उनके अंदर हाईएस्ट इनोवेशन लाने की क्या होती है, क्षमता होती है। राइट, ये कौन कह रहे हैं, हटिंगटन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। टेम्परेट लोकेशन कौन सी होती है, ये जब हम बनाते हैं, ये ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, ये हो गया टेम्परेट, यानी कि आपका ये 60 से 65 के आसपास का जो एरिया वो आता है आपका टेम्परेट के लोकेशन में। राइट, और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे फिर रिफॉर्म्स हैं उनको कैरिड आउट किया किसमें, जो टेम्परेट रीजन है उसके अंदर। और सिमिलरली फिर इन्होंने क्या किया, डिटर्मिनिज्म जो स्कूल है, ठीक है, जिसके अंदर मैकेंडर, एक मिनट रुकिए, मैकेंडर उसमें स्टडी करते थे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, जो डिटर्मिनिज्म एक स्कूल है उसने क्या बोला कि हर चीज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड है, किसके थ्रू, नेचर के थ्रू। नेचर क्या है, सुप्रीम पावर है। और यही सारी चीज़ें किस में देखने को मिलती हैं, जो मैकेंडर ने अपनी थ्योरी पब्लिश की थी, ठीक है। मैकेंडर की यहाँ पे हम थ्योरी पता कौन सी ले रहे हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। मैकेंडर की यहाँ पे हम थ्योरी ले रहे हैं, बताइए कौन सी थ्योरी है। थ्योरी है यहाँ पे ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। राइट, बिल्कुल बढ़िया। तो इसके बाद फिर आते हैं जो गेडिज, ये नाम लिया था ना हमने, गेडिज, इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था अर्बन ज्योग्राफी के अंदर। अगर यहाँ पे आप केस स्टडी ले, जो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी की बात की है ना, ज्योग्राफी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इंसान पे, उसके फिजिकल एक्सपीरियंस पे, उसके आउटर एक्सपीरियंस पे, इस तरीके से आप ना केस स्टडी के तौर पे दो लिख सकते हैं। पहली केस स्टडी आती है पोनी, मतलब जो छोटे घोड़े होते हैं ना, और ये एक मिनट रुकिए, ये कहाँ पे हैं, शटलैंड। देखिए, एक बिजनेसमैन था, वो घूमने के लिए गया था, तो उसने देखा, अरे वाह कितने क्यूट से, कितने ब्यूटीफुल से ये घोड़े हैं, क्या करते हैं इनको लेके जाते हैं, बड़े ऊंचे दामों में बेचेंगे। वो एक फीमेल हॉर्स और एक मतलब पोनी बोला जाएगा यहाँ पे, फीमेल पोनी और मेल पोनी को ले आए ताकि उनकी मीटिंग करवा के और बच्चे पैदा किए जा सकें और बेचे जा सके उनको अच्छे दामों पे। पहला बच्चा हुआ सेम उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का हुआ, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के बाद जो तीसरी जनरेशन हुई, बताता हूं कैसे। ये मेल और ये फीमेल, राइट, इनसे क्रॉस करवा के एक और फीमेल, मेल और फीमेल ये जोड़े आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब 2 से 3 कपल लेके आए थे, ताकि वो जानता था भाई जेनेटिक प्योर रखना चाहिए वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें उसको पता थी। जब इनकी यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई ना, तो यहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए उनकी हाइट थी बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल किस सेंस में कह रहा हूँ, घोड़ों की हाइट तकरीबन ये होती है, 6-6 फीट ऊंचे घोड़े होते हैं। ये पोनी जिनकी हाइट थी मात्र 3 फीट, राइट, इनकी हाइट है 3 फीट। ये जनरेशन है, ठीक है, ये जनरेशन में 1 लेके चल रहा हूँ, ये 2 लेके चल रहा हूँ, और ये 3 है। जनरेशन 1 में हाइट है 3 फीट, जनरेशन 2 में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला जो कि इतना विजिबल था नहीं जनरेशन 2 में। जनरेशन 3 में पूरा विजिबल था कि भाई जो इनके अंदर जीन्स थे उनने क्या किया, अपने आप को छोटा किया साइज के अंदर, क्यों, एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो ये था सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि दुनिया के सामने आया कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है और जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है, वहां पे रहने वाली स्पीसी के ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए ही ये बोला गया कि ड्रॉट ने क्या किया, किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया। और दूसरी केस स्टडी आप लिख सकते हैं जापानीज लोगों की। देखिए, आपने देखा होगा जितने भी जापानीज हैं उनकी हाइट होती है इतनी छोटी इतनी हाइट होती है, लेकिन जितने भी जापानीज गए कहाँ पे, चाहे जापानीज हो चाहे चाइनीज ओरिजिन हो, जैसे ही वो किस में एंटर करते हैं, यूएस के अंदर एंटर करते हैं,
एक तो उनका वजन बढ़ जाता है और दूसरा वो 6 फीट 6.5 फीट ऐसे उनकी हाइट चली जाती है। तो जान नहीं पाए कि भाई ऐसा क्या रीज़न था। रीज़न ये था कि जापान के अंदर ना एक कल्चर है, क्या नाम बोलते हैं उसको, जापानीज़ नाम है याद नहीं रहते, क्रक्स बता देता हूँ। वो कल्चर करता क्या है, वो कल्चर ये बोलता है कि ये आपकी प्लेट है ना, इस प्लेट में हमेशा आप 20% क्या रखोगे, खाली रखोगे। क्या रखोगे, खाली रखोगे। और यहाँ पे आपको सी फूड खाना है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, सी फूड की वजह से इनकी जो बॉडी होती है, जितना इनको न्यूट्रिएंट मिनरल जितने प्रोटीन चाहिए होता है उतनी ही अमाउंट में लेते हैं। लेकिन अमेरिका में हर किसी चीज़ का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रखा है। वहाँ पे खाना एकदम थोक के भाव में मिलता है। जब जापानीज़ बच्चे या चाइनीज़ बच्चे वहाँ जाते हैं, उनको पहली बार दिखता, अरे वाह सैंडविच, अरे वाह बर्गर, भर भर के प्लेट में खाते हैं, जिसकी वजह से वो भी बर्गर सैंडविच की तरह फूल जाते हैं और अल्टीमेट उनकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो इसकी वजह से ये पाया गया है, जैसे ही कल्चर चेंज होता है, जैसे ही लोकेशन चेंज होती है, पूरा इम्पैक्ट आता है किसके ऊपर, जो पर्टिकुलर जो स्पीसी है या फिर जो व्यक्ति विशेष है उसके ऊपर असर आता है। आप एक बात देखिए, एक आप कंप्लीट धूप के अंदर काम करते जाइए, मेलानिन पिगमेंट इतना बनेगा कि जो स्किन टोन है डार्क हो जाएगा। यही आप एसी के अंदर बैठ के काम कीजिए, होगा क्या, एकदम गोरे चिट्टे हो जाओगे आप। मतलब कि जो मेलानिन पिगमेंट है कम बनेगा। जितना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट बनता है वो लीड करता है डार्क टोन को। तो यहाँ पे धूप तो पड़ती नहीं है, इतनी धूप आती नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो इनकी स्किन का कलर है कैसा रहेगा, वाइट रहेगा। इसी तरीके से जब इंडियंस यहाँ पे जाके बसने लगे, पहली जनरेशन, मैं वही बात कर रहा हूँ, इंडिया की है दोनों हस्बैंड वाइफ, पहली जनरेशन टोन डार्क है, लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन यहाँ पे आई उनका जो स्किन कलर था फेयर कलर था। उसके अगली जो जनरेशन थी उनका स्किन कलर कैसा था, वाइट था। तो यहाँ से ये पता चला कि भाई बात ऐसी है, एनवायरनमेंट पूरा इम्पैक्ट डालता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई सवाल, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, ये जो 2 केस स्टडी है ये ज़रूर आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे और लिखेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल सही सारे। हाँ ठीक है। देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के आपके हिसाब से क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं? सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या होगा इसका? स्पैट ने क्या किया, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को। और ऐसा क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि भाई एनवायरमेंट बिना ह्यूमन के बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या बोला है कि भाई एनवायरमेंट क्या है, सुप्रीम है। तो बोला है कि कहीं पे अगर ठंड पड़ रही है, वहाँ पे ठंड पड़ रही है, कैसे पता चला भाई वहाँ पे ठंड पड़ रही है? जब तक वहाँ पे इंसान गए नहीं। तो यहाँ पे स्पैट क्या बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर अगर क्या नहीं है, ह्यूमन नहीं है, तो भाई वो किस चीज़ की एनवायरमेंटल, यानी कि वो मीनिंगलेस हो जाएगी। सबसे पहला यही था, राइट। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देखें तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो इंसान की क्रिएटिविटी है, उस इंसान की क्रिएटिविटी, उसके जीनियस जो आइडियाज़ है, उसने शेप किया है एनवायरनमेंट को। और जो यहाँ पे अलग अलग इनोवेशन हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, जो नेचुरल लोकेशन थी, उसको कन्वर्ट किया है सोशल कैपिटल के अंदर, और जो ह्यूमन के लाइक जो होते हैं ना, मतलब हैबिटेबल लोकेशन के अंदर उसको कन्वर्ट किया। तो ये जब बातें यहाँ पे सामने आई तो यहाँ पे बोलते हैं हाँ यार थोड़ी गड़बड़ तो हो गई, ऐसा हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था, राइट। तो ये थोड़ी सी आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कितनी और इसके अंदर निकाल सकते हैं। जैसे सोसाइटी लेवल पे, कल्चरल लेवल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी, चेंजेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गुज्जर हो गए और बकरवाल हो गए। ये दोनों ट्राइब कहाँ रहती हैं? पहाड़ी के ऊपर रहती हैं। ये दोनों ट्राइब क्या करती है? पहाड़ी के ऊपर रहती हैं। लेकिन इनके अंदर फ़र्क क्या है? जो गुज्जर हैं वो हैं नोमैड्स और बकरवाल हैं वो कल्टीवेटर हैं। देखिए ये एक क्लासिकल एग्जांपल है किसका, कि भाई जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो डिसाइड करता है कि उसका पूरा कल्चर किस तरीके से बनेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया है बकरवाल एंड दूसरी कौन सी ट्राइब थी? गुज्जर, ठीक है। नोमैड का मतलब होता है घुमंतु। घुमंतु का मतलब होता है उनके पास जानवर हैं, वो अपने जानवर को क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसे लेके घूमते रहते हैं, ताकि उनके जो जानवर हैं उनको क्या मिल पाए? प्रोटीन, खाना मिल पाए उनको। तो ये क्या हुए? गुज्जर
भी उसी जगह पे रहते हैं, बकरवाल वो भी उसी जगह पे रहते हैं, दोनों डिफरेंट ट्राइब है और दोनों का क्या है, अलग अलग बिहेवियर है। तो यानी कि ये बोला गया है कि फिजिकल फैक्टर मायने नहीं रखते हैं। अभी क्रिटिसिज्म वाला पार्ट चल रहा है ना, यहाँ पे क्या बोला है कि अच्छा अच्छा देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि भाई ऐसा ऐसा होता है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है भाई, गुज्जर और बकरवाल दोनों एक जगह पर रहते हैं, एक है नोमैड और एक है सेटलर। कहूँ ऐसा क्यों है भाई, बताइए 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 ऐसा क्यों है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कल्चर उनको ये बताता है, राइट। करंट एग्जांपल आप लेना चाहें, जैसे कि आपका ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन अभी चल रहा है दूसरा, जिसके अंदर हाई यील्ड वैरायटी के सीड लिए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल लीफ बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट बनाए जा रहे हैं। रेगिस्तान जैसे आपका ये दुबई हो गया, लॉस वेगस हो गया, और अभी एक और सिटी बनाई जा रही है दुबई की सबसे बड़ी सिटी और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसको बोला जा रहा है न्यूम। इसके अंदर क्या है, डेजर्ट के अंदर है सारा, और इसके अंदर क्या है कि -1, -2 और -3 तक ये सिटी मिलेगी है, राइट। -1 के अंदर क्या होंगे, सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह सारा कुछ होगा। -2 के अंदर आपके सारे रेजिडेंशियल पार्ट होंगे। -3 के अंदर क्या होगा, सारा ट्रांसपोर्टेशन पार्ट होगा। ऊपर क्या होगा, बिल्कुल ग्रीनिश एरिया बना दिया जाएगा, कोई सड़क वड़क नहीं मिलेगी। ऊपर के एरिया में अगर कोई जैसे कॉर्पोरेट वाले जो बिल्डिंग्स होंगे, जो दूर से देखते ही पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे कोई सिटी है, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा दुबई के अंदर। और वो सिटी है न्योम। इसको द लाइन प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, द लाइन भी बोला जाता है। द लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरी क्या होगी, 170 किलोमीटर है, पता नहीं 170 माइल है, मेरे को 170 याद है बस अभी। तो इतनी बड़ी क्या होगी, पूरे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर इस सिटी को डेवलप किया जाएगा अंडरग्राउंड। स्टीम इंजन सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ये आपके क्या है, करंट एग्जांपल जिसका आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है कि पॉजिटिविज्म क्या है और इसके अंदर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या रोल प्ले करता है, इसके बाद फिर हम आएंगे किसके ऊपर, अपने आज के अंतिम टॉपिक के ऊपर, जो कि है पॉसिबिलिज्म। वो क्या बोलता है, अरे भाई सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, पानी वानी पी लीजिए। वैसे पीना तो मुझे चाहिए, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अच्छा एक और बात बताऊँ, आप ना स्पीड करके सुना करें, समय बचेगा आपका, समझे कि नहीं। स्पीड करके सुनिए, फ़ायदा आपका होगा। मेरा तो वही समय लगेगा, आपका आधा घंटे में काम हो जाएगा, 1 घंटे का अगर लेक्चर है तो, ठीक है। मैं भी पानी पी लेता हूँ अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो। ओके, तैयार है फिर आप अपना आखिरी टॉपिक जो कि स्टार्ट करने वाले हैं, पॉसिबिलिज्म। देखिए जो पॉसिबिलिज्म का जो सवाल है वो स्टार्ट कहाँ होता है, वो स्टार्ट होता है एडवांस सोसाइटी के अंदर। क्योंकि इन्होंने पता किस चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, इन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया जो एक्सट्रीम ही हो गई थी। देखिए मैंने बोला ना कि अति हर चीज़ के अंदर क्या करती है, कबाड़ा करती है। चाहे वो 1 गिलास पानी है उसके अंदर 1 किलो चीनी डाल दीजिए, क्या वो पीना आसान है, या फिर आप 1 गिलास पानी के अंदर 20-30 ग्राम चीनी डालिए, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आपको जवाब मिल चुका है कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिज्म क्या था, ये एज ए रिएक्शन आप बोल सकते हैं। ये रिएक्शन कहाँ हुआ, ये एडवांस सोसाइटी के अंदर क्या हुआ, रिएक्शन देखने को मिला। अब ये रिएक्शन किस प्रोस्पेक्टिव से आपको देखने को मिला, ये एक्सट्रीम हो गया था। जब एक्सट्रीम क्या हो गया, सबसे पहली चीज़ आपको एक्सट्रीम लेवल पे आपको देखने को मिलेगी डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, एकदम टिप्स के ऊपर होगा आपके, बहुत बढ़िया। डिटर्मिनिज्म समझ में आ गया ना। हाँ, एक तो यहाँ पे एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म और दूसरा जर्नलाइजेशन। अब एक बात बताओ, आज के जो न्यूज़ चैनल है वो वेदर रिपोर्ट देते हैं ना, उसमें आज तक कभी महेंद्रगढ़ की रिपोर्ट नहीं आई है। क्या मेरे लिए वो कोई काम की हुई वेदर रिपोर्ट? नहीं हुई। क्यों भाई, मुझे क्या लेना देना, कैलकाटा के अंदर बारिश हुई है, मुझे तो अपना देखना नहीं। यहाँ पे गर्मी पड़ रही है और मैं खुद पसीने में भीगा हुआ हूँ, मैं बारिश की बजाय पसीने में भीगा हुआ हूँ, मेरे को भीगना चाहिए था बारिश के अंदर। तो क्या हुआ, एक्सट्रीम जर्नलाइजेशन के कुछ नुकसान भी है। अरे ये अभी के करंट मैंने एग्जाम्पल एकदम से माइंड में आ गया, इसलिए मैंने आपको दे दिया। ये बातें चल रही हैं, कब की बात चल रही है, ये बातें चल रही है 1890 के आसपास की, जिसमें क्या हुआ कि एक जो थॉट था उस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था कि ये बोला गया था कि नेचर ने क्या किया हम पे, नेचर ने क्या किया है, सेट कर दी है लिमिट। 1890 के आसपास की बात है
क्या बोला जाता था यहाँ पे, नेचर इज सुप्रीम, नेचर इज सुप्रीम, मतलब इसने क्या कर दिया, सेट कर दिए हैं कि रूल रेगुलेशन लिमिट्स, हम उससे बाहर जाके क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। देखिए जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है, ऐसा कुछ बोला जाता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पता कौन फेस करता है, सबसे बड़ी समस्या फेस की जाती है जो साइंटिस्ट वर्ग होता है ना, उसको क्या मिलना स्टार्ट नहीं होता, उसको फंड नहीं मिलता, फंड नहीं मिलता तो इनोवेशन नहीं होती है, ये फिर एक साइकिल होता है ना, ये रुक जाता है। इनोवेशन नहीं होती है तो जो आपकी सोसाइटी है ना वो बैकवर्ड मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देती है। बैकवर्ड मूवमेंट का मतलब ये है जो उसने अपने ज्ञान के अंदर क्या की थी, बढ़ोतरी की थी, वो फिर उस लेवल तक रह ही नहीं पाती है, राइट। फिर यहाँ पे क्या होता है, जन्म होता है किसका, पॉसिबिलिज्म का। पॉसिबिलिज्म ये बोलता है कि ह्यूमन कैन डू एनीथिंग, ह्यूमन कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ से पॉसिबिलिज्म क्या होता है, एक अलग ही रूप के अंदर जन्म लेता है और आपको सबके सामने दिखाई देता है। इसके बाद देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। और फिर ये बताया गया है कि जो अभी तक हमने चीज़ें देखी हैं ये हमारे वे ऑफ लिविंग को क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी कि हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो टोटली डिपेंड करता है जो हमें प्रकृति से चीज़ें मिलती हैं उस चीज़ के ऊपर, राइट। और जैसे जैसे समय बीतता है प्रकृति भी क्या करती है, अपने आप को बदलती है, तो ऑटोमेटिक हम भी क्या करते हैं, अपने आप को चेंज भी करते हैं। यानी कि जो ये पॉसिबिलिज्म स्कूल है इसके अंदर एक्टिव रोल किसका प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे नेचर को एक्टिव रोल ना देके एक्टिव रोल दिया गया है मैन को, यानी कि ह्यूमन बींग्स को। और एक और चीज़ आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी कितना भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए ह्यूमन बींग लेकिन लिखा जाता है मैन। ये आप चीज़ें क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये उस वक्त की बात कर रहे हैं हम। और उस वक्त क्या था, डोमिनेंस पोजीशन किसके हाथ में थी, चर्च के। चर्च के अंदर भी कौन थे, मैन, राइट, उनके हाथ में थी। तो इसलिए जब भी ये बोला जाता था कि एक्टिव रोल किसके पास है, मैन के पास है। और यहीं पर आप बात करें किसकी, प्लेटो की। देखिए प्लेटो का क्या कहना था कि प्लेटो मास्टर थे जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ना उसके अंदर, यानी कि ये हर चीज़ में क्या देखते थे, लॉजिक। और इन्होंने क्या बोला, मैन एज ए, अच्छा ये आप इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा प्लेटो के बारे में, इससे 2 ही लाइनें लिखवा देता हूँ। प्लेटो वॉज ए मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, प्लेटो वॉज मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग एंड लॉजिक हु कंसिडर man as a agent of change, who consider man as a agent of change which provides philosophical background, which provide philosophical background for possibilism, philosophical background for possibilism। ये तो हो गया प्लेटो का। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं मोंटेक्यू। अब ये कौन थे, अब ये कौन थे, इनका क्या कहना था। इन्होंने ये बोला कि भाई देखो मेरा जो कंसेप्ट है वो है बिल्कुल जर्नल स्पिरिट। जर्नल स्पिरिट क्या है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को ये भावना दे देते हो कि भाई हमारा देश सबसे ऊपर है, हमें देश के लिए काम करना चाहिए, तो यानी कि उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एकदम ही अलग तरीके से एक बोलते हैं कि ऊर्जा का संचार होता है। इसको बोला गया है कि कंसेप्ट ऑफ जर्नल स्पिरिट ऑफ नेशन, राइट, जिसके अंदर क्या बोला गया कि जो एक व्यक्ति है वो एक मोरालिटी, राइट, जिसको बोलते हैं मोरल, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, एक तो वो उसका यूज़ करता है, मतलब उसके सहारे उसको क्या मिलती है, गाइडेंस। और दूसरा जो फिजिकल, यानी कि जो उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, यानी कि यहाँ पे जो मोंटेक्यू हैं ये क्या लेके चल रहे हैं, ये मोरालिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ को लेके चल रहे हैं, जो कि गाइड करते हैं किसी भी व्यक्ति को कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे ये दोनों चीज़ें स्ट्रांग होगी उतना ही स्ट्रांग बेस बनता है। और यहाँ से आप चाहे तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो ब्यूफन के जो आइडियाज़ थे। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे ब्यूफन के क्या आइडिया थे। ब्यूफन ये बिलीव करता था कि मैन को कमांड किया गया है ताकि वो पूरे अर्थ को क्या कर सके, कॉन्कर कर सके। ये ब्यूफन का कहना था। इस तरीके से आप कनेक्ट कर दीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। ब्यूफन ने क्या बोला कि मैन बना ही है किस चीज़ के लिए, टू कॉन्कर अर्थ। और आपको ध्यान हो इसी के बाद ही इतने ज़्यादा एक्सपीडिशन लॉन्च किए थे कि आए हाय पूरा समुंदर भर गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो जो
जहाज़ थे वो अपने जगह पे पहुंचते ही थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे प्रोमिनेंट है जो थ्योरी या कंसेप्ट आप बोल के चले, इसमें सबसे प्रोमिनेंस नाम आता है विदाल दे लाब्लास। अब ये किस पर्पज़ से इनका सबसे मेजर नाम आता है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं आपको। विदाल, देखिए नाम से समझ में आ रहा है ना कौन है ये, फ्रेंच है, जर्मन है ये, थोड़ी देर में आपको मैं बता ही दूंगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। विदाल दे लाब्लास, कौन सा दे मतलब डाई वाला नहीं लिखना, डी आई, ये इस तरीके से लिखा जाता है, विदाल दे लाब्लास। ये बेसिकली क्रिटिक थे, एक मिनट में लिख लेता हूँ। ये बेसिकली क्रिटिसिज्म करते थे, किसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, जो डार्विन और जो रेडजिलियन हेरिटेज थी ना ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। किस लिए अगेंस्ट थे? इन्होंने ये बोला कि भाई आप इंसान के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं और उसके अंदर आप इमोशन ऐड नहीं कर रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पॉसिबिलिटीज़ है वो नेचर के अंदर ही है, नेचर जब तक अलाउ करती है। लेकिन एक मिनट वो स्टॉप एंड गो में चला जाएगा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अच्छा फिर एक काम कीजिए ना, इनके बारे में लिख ही लीजिए थोड़ा सा। विदाल दे लाब्लास स्ट्रांगली अपोज द डार्विनियन, विदाल दे लाब्लास स्ट्रांगली अपोज डार्विनियन एंड रेडजिलियन हेरिटेज। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर पॉसिबिलिटी इन द नेचर, प्रकृति में क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, फुल स्टॉप। द की आइडिया बिहाइंड दिस philosophy is there are no necessities but only possibilities। जो ये आपने ये लाइन लिखी है ना, इसके पीछे आप ये फेबर का नाम है, ये लिख लीजिएगा। किनका नाम? फेबर का। बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और दूसरा फेबर कौन थे? ये फ्रेंच जियोग्राफर हैं। लिख लिया? चलिए आगे चले, एक मिनट रुक जाइए। हमने थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच आया था, उसको कर दिया है क्लियर। करें अपना लेक्चर दोबारा स्टार्ट। तो देखिए हमने क्या बताया था कि फेबर, देखिए फेबर रशियन थे। एक मिनट मैंने लास्ट का बताया था कि फ्रेंच जोग्राफर। अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोबारा से चीज़ें रिपीट करता हूँ। देखिए विदाल दे लाब्लास क्या थे? बिल्कुल अपोजिट थे, एकदम क्रिटिक थे। किसके अपोजिट थे, किसके क्रिटिक थे? डार्विनिज्म और रेडजिलियन के, राइट। इसके बाद हमने ये मैंने आपको डिक्टेट करवाया था ना अभी कि नोन नेसेसिटीज़ बट ओनली पॉसिबिलिटीज़, ये फेबर आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंच जोग्राफर थे, उन्होंने जैसे कि फ्रेंच जोग्राफर हो गए और जैसे रशियन जोग्राफर हो गए, ये फेबर थे रशियन जोग्राफर, जिन्होंने स्टडी की किस चीज़ की? जो ह्यूमन ग्रुप्स थे उनके बारे में क्या की? स्टडी की गई और पाया क्या गया कि जो लोग हैं उनके रहने के तरीके में क्या है, बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज है। लोगों के रहने के तरीके में क्या है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। किस तरीके का? देखिए एक ग्रुप फाइंड आउट किया गया, उसके ऊपर स्टडी की गई और पाया गया कि भाई ये ग्रुप ना बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। अब बताते हैं स्टडी क्या थी। ये एक पहाड़ है, पहाड़ के इस तरफ एक ग्रुप है, उसका रहने का तरीका, और इस पहाड़ के इस तरफ उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग था। किस तरीके से? ये वाला जो हिस्सा है पहाड़ के इस तरफ का एरिया, यहाँ पे आपके फ्रेंच है और यहाँ पे हैं जर्मन, यानी कि इनका जो वे ऑफ लिविंग है बिल्कुल अलग है जर्मन से। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई जो ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल है, नॉलेज है, ट्रेडिशन है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी फिजिकल कंडीशन। जो यहाँ पे आपको ये जो मिल रहा है ना पहाड़ की कंडीशन, इसमें ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आप ग्रुप को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, हर एक ग्रुप के अंदर एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है नॉलेज का। वो उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल modify themselves in terms of their intellectual, in terms of their behavioral, in terms of their cultural, in terms of their traditional level। इसके बाद क्या बोला गया कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया कि भाई देखिए जो फसलें होती हैं वो भी क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से किसी एरिया के अंदर जो ह्यूमन की डेंसिटी है वो कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी। जैसे मेज़ एंड पोटैटो प्री कोलंबियन एरा, यानी कि जब से कोलंबिया मतलब जो कोलंबियन एरा से पहले क्या हुआ कि नॉर्थ
और साउथ अमेरिका के बारे में नहीं पता था। पोटैटो वहाँ पे उगाया जाता था। तो जैसे ही ये ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे, यूरोप के अंदर, उसके बाद क्या हुआ, इनकी ये स्टेपल डाइट का पार्ट बन गया, यानी कि इसके बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल था, राइट। एक तो ये हुआ कि भाई जैसे ही इंट्रोड्यूस की गई कि, तो उसके बाद यूरोप के अंदर क्या हुआ, ह्यूमन की डेंसिटी एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है कहाँ पे कौन कितनी एफर्ट लगा पा रहा है, कितनी मेहनत कर पा रहा है, वही डिसाइड करता है कि कितनी कहाँ पे प्रोडक्शन मिलेगी आपको एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। यानी कि यहाँ पे खेत की क्वालिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करती है जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका बिहेवियर, उसका जो बोलते हैं ना कि विलिंगनेस काम करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया गया कि जैसे यूएस है, यूएस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, वीट। वीट कैसी है, आपकी टेम्परेट रीजन की है, राइट। इसको प्रेरी रीजन जो बोलते हैं ना, जो एकदम वास्ट ग्रास लैंड है किसके अंदर, यूएसए के अंदर, वहाँ पे इसको बहुत मस्त तरीके से उगाया जाता है। और इसी तरीके से जो कॉर्न है वो भी यहाँ पे उगाई जाती है, जो कि ट्रॉपिकल इन नेचर की है। यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूएस के अंदर बिल्कुल अलग क्लाइमेट है, उसके अंदर आपको अलग अलग क्लाइमेट की जो फसलें हैं वो प्रोमिनेंट अमाउंट के अंदर क्या होती हैं, पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो जीन ब्रूम्स हैं वो आते हैं पिक्चर के अंदर। ये आते हैं पिक्चर के अंदर कब, 1910 के अंदर। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ मैं। ये जितने भी नाम बताए जा रहे हैं ना, टेंशन मत लीजिए, सारी आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, बस मैं इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ते वक्त ऐसा ना लगे कि भाई कौन क्या कह रहा है। जीन ब्रूम्स 1910, इन्होंने क्या बोला कि फ्रांस ने क्या किया है कि यहाँ के लोगों की जो फिलॉसफी थी उसको मदद किया है फ्रांस के बाहर पहुँचाने में। और इन्होंने क्या, ये फ्रांस के बाहर जो फिलॉसफी पहुँचाना वगैरह, ये क्या था, ये, अरे कोई तो मार कर चल जाओ, ब्लैक कलर में सारे सूख गए भाई। इन्होंने क्या बताया, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे उसको दूसरे और साइंटिस्ट तो नहीं आएंगे यहाँ पे, जितने भी जोग्राफर थे उनके लिए मदद हुई कि इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या किया, इसको स्प्रेड किया। और यहाँ से फिर आया कि जो जोग्राफी है इट्स अ फील्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है। ये पता चला कि भाई जब दूसरी जगहों के बारे में पता किया, यहाँ पे क्या ट्रेडिशन है, दूसरी जगह पे क्या ट्रेडिशन है, तो पता चला कि भाई हमेशा एक ग्रुप कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, कभी ये डोमिनेट करता है, कभी ये डोमिनेट करता है, बस यही होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मेन जो टॉपिक्स थे वो होते हैं तकरीबन यहाँ पे फिनिश होते हैं। आपको ये भी पढ़ने को मिल सकता है कि जो फिलोसफिकल बेस है और जो टर्म पॉसिबिलिज्म की है वो किसके द्वारा दी गई है, वो दी गई है फैबर के थ्रू। ये पर्सन है, इन्होंने ही टर्म और जो फिलोसफिकल बेस है दिया है किसका, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, फैबर का। और जो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, मेज़ और पोटैटो क्या करता है, क्लियर कट, मतलब जो सब्जियाँ हैं, वेजिटेशन है, चाहे क्रॉप हो, वेजिटेशन हो, वो भी क्या करती है, डिफाइन करती है कहाँ पे कितनी डेंसिटी होगी किसी भी पॉपुलेशन की। ये बताने वाले कौन थे, बोवमैन थे, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप उन डेडिकेटेड पर्सन के नाम लिख लीजिए, ताकि आप जब लिखेंगे सीधा नाम से स्टार्ट करेंगे। जैसे बोवमैन एग्जामिन्ड हाउ टू क्रॉप चेंज द डेंसिटी ऑफ यूरोप, उसके अंदर जैसे लिख लीजिए पोटैटो और मेज़, और इन क्रॉप ने किस तरीके से पूरे यूरोप को प्री कोलंबियन और आफ्टर कोलंबियन एरा के अंदर डिवाइड कर दिया और पूरे वर्ल्ड में क्या किया, लीड करने में मदद दिया, ठीक है। इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या आते हैं, क्रिटिसिज्म में यह है कि भाई टोटली इंसान क्या नहीं कर सकता, चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। तो ये इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये मैं बस आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ, बाकी होगा क्या। इसमें जो ग्रिफिथ टेलर हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, लगे हाथ में आपको स्टॉप एंड गो भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम डिटर्मिनिज्म पढ़ चुके हैं, पॉसिबिलिज्म, पॉजिटिविज्म, तो स्टॉप एंड गो उसके एक्सटेंडेड पार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में कराऊंगा, माइट भी दिमाग में ना आए कि भाई क्या था। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था ग्रिफिथ टेलर। अब इन्होंने क्या बोला
ये ऐसा स्कूल था, मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी वो ये बोलती थी कि एक बैलेंस सेट करने के लिए बोला गया कि जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म और एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म के बीच का हो। और फिर इन्होंने 1940 के अंदर, कब की बात है ये, 1940s के अंदर इन्होंने अपनी थ्योरी दी, वो क्या कहलाई, स्टॉप एंड गो। यानी ये बोलते हैं भाई नेचर आपको बोलती है एक्सप्लॉइट करो 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 करो, लेकिन जब नेचर ने बोला अरे बेटा तुम अब तो रुक जाओ, तुमने हद से ज़्यादा कर लिया, तब आपको क्या करना है, रुकना है। अदरवाइज होगा क्या, होगा ये कि मास लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन जो आपने की है उसी की वजह से आपको मास लेवल पे डिजास्ट्रस कंडीशंस देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया का लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो एनवायरनमेंट है, कंडीशन है, कैसी है, बिल्कुल एक्सट्रीम हार्श है, और जो क्लाइमेट है इतना सूटेबल नहीं है कि वहाँ पे क्या रह सके, ह्यूमन बींग रह सके। फिर भी वहाँ पे लोगों ने उसको क्या किया है, चेंज किया है अपने अनुसार। फिर उसके बाद जैसे बहुत से ऐसे बैरन लैंड है जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, उसके अंदर क्या किया, फर्टिलाइज़र डाल के उसको क्या किया, खेती करने के लायक उसको बनाया गया। राइट, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से अलग है, ये किस तरीके से आपको अलग देखने को मिलेगा, इसके अंदर होता है कि आपका जो आइडिया है, कौन सा आइडिया आप चूज़ करते हैं, उसी से डिसाइड होता है कि आपका जो डिटर्मिनिज्म है किस तरीके से आगे जाके ये डेवलप होगा। आइडिया मतलब कि देखिए मैं बताता हूँ, सर्दी का समय आपके पास 3 ऑप्शन है, गेहूँ हो गया, मतलब वीट हो गई, और कौन से होते हैं भाई सर्दियों में, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया और बाजरा हो गया। ये 3 फसल हैं, वैसे बाजरा गर्मी में होता है। ये 3 फसल है, इसमें से कोई सी एक फसल आपको बोनी है। तो इसमें से अगर आप वीट पिक करते हैं तो आपकी जो आगे की लाइफ होगी वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि आप कौन से आइडिया को पिक करते हैं यही डिटरमाइन करता है आपका जो गोल है वो कैसा है। राइट, ये इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म मतलब अगर आप ये पिक करते तो ये रिजल्ट आता, अगर आप बाजरा बोते तो आपको बाजरा मिलता। राइट, आपको ये नहीं बताया गया कि भाई कौन सा जो बीज है किसका है। पॉसिबिलिटी ये है जो बीज आपने उठा के डाला वो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर फसल उगती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, पैराडाइम शिफ्ट की, क्या ज्योग्राफी के अंदर पैराडाइम शिफ्ट एक बार आया है? नहीं भाई, पैराडाइम शिफ्ट बहुत बार आया है। और आपको बुक के अंदर ये पॉसिबिलिज्म बुक में नहीं, सवाल इस तरीके आता है कि जो डिबेट है उसमें से आप कौन से पक्ष की तरफ जाते हैं, पॉसिबिलिज्म या डिटर्मिनिज्म। हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी ये नहीं लिखना कि आई प्रेफर पॉसिबिलिज्म, आई प्रेफर डिटर्मिनिज्म। स्टार्ट कीजिए, पॉसिबिलिज्म क्या है, डिटर्मिनिज्म क्या है, उसके बारे में बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताइए। और फिर अभी कंक्लूजन में आपको पता क्या बताना है कि भाई हमारी नेचर क्या कर रही है, आपको अलाउ करती है कि भाई एक्सप्लॉइट करो, और आपको सिग्नल भी देती है भाई बेटा रुक जाओ रुक जाओ, इतना नहीं करते। तो ये क्या है, पॉजिटिव जो पॉसिबिलिज्म है इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे लगे हाथ ना मैं आपको एक ना फ्लो चार्ट बना के देता हूँ कि कब कब संकट के बादल आए हैं, किसके ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं फटाक देसी। एक मिनट आप मुझे ना थोड़ा सा समय दीजिए। ओके, तो करते हैं अपना काम दोबारा से स्टार्ट। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, मैं भी आपको जो पैराडाइम शिफ्ट आए हैं वो बता देता हूँ, ताकि जब हम काम करें आगे आपको चीज़ें क्या हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अभी हमने कौन सा टाइम पीरियड देखा, हमने 1850s का टाइम पीरियड देखा है, जिसके अंदर क्या आया था, पहला पैराडाइम शिफ्ट था। कौन सा था ये, पहला पैराडाइम शिफ्ट था। और ये पैराडाइम शिफ्ट की वजह से कौन सी 2 ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने बहुत ही प्रोमिनेंट कंसेप्ट दिए थे और जिसने पूरे वर्ल्ड के जो बोलते हैं ना कि होराइजन है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला था, ये थे डार्विन और रेडजेल। रेडजेल ने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया था, अपने अपने कंसेप्ट दिए थे, जिसकी वजह से हर डायमेंशन में, मतलब इनके अलग डायमेंशन में और इनका अलग डायमेंशन में क्या पड़ा था, इम्पैक्ट पड़ा था। फिर उसके बाद देखिए ये पहला हो गया। इसके बाद मैंने बोला पैराडाइम शिफ्ट, अभी से क्राइसिस की सिचुएशन नहीं आई है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है सेकंड पैराडाइम शिफ्ट, ये आता है आपका 1890 से लेकर के 1930 के बीच में। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, 1890 से 1930 तक ये आपका है
सेकंड पैराडाइम शिफ्ट। अब ये सेकंड पैराडाइम शिफ्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अब प्रोमिनेंसी किसकी आ गई है? पॉसिबिलिज्म की आ चुकी है। पॉसिबिलिज्म आपको समझ में आ गया ना क्या है? ओके। अब इसके बाद स्टार्ट होता है क्राइसिस का पीरियड, ठीक है, इसके बाद आता है क्राइसिस। राइट, क्राइसिस आ गया। फिर इसके बाद आता है 1950s का दौर, यहाँ पे क्राइसिस आ चुका है, उससे निपट गया। फिर उसके बाद आता है तीसरा पैराडाइम शिफ्ट, ये आता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्या हो गया? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। इसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के आने के बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए और 1980s के अंदर क्या हुआ, एक और इसमें पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला। कब? 1980s के अंदर, और वो था एंटी पॉजिटिविज्म। तो ये आप एक छोटा सा क्या कर लीजिए, फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, जो भी आप कहना चाहें वो आप इसको बना लीजिए ताकि आपको एक हेल्पफुल मिले। अच्छा, कोप 11 के अंदर मुझे बताइए कि टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन ये थी, नेचर प्रोटेक्ट्स इफ़ शी इज़ प्रोटेक्टेड। नेचर प्रोटेक्ट इफ़ शी इज़ प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आज के लेक्चर को विराम देता हूँ। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बात करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, लेक्चर होता है समाप्त। आप बताइए लेक्चर समाप्त करते क्या करना है? रीड, रिपीट, रिवाइज और सुबह उठते ही रिकॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप सभी को मेरी तरफ से सबको नमस्कार।